कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स की पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। हेलो एवरीवन, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं और आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 10th साइंस कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का दूसरा वीडियो। पहला वीडियो तो आपने देखा ही होगा और अब इस वीडियो को देखने के बाद कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के कॉन्सेप्ट्स होंगे हमेशा की तरह क्रिस्टल क्लियर। तो मैं हूँ रोशनी फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, सब कुछ एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnerhub.com। सो तैयार हैं सभी लोग? लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बच्चों, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के फर्स्ट पार्ट में हमने कई सारी बातें डिस्कस की, राइट? हमने देखे थे ढेर सारे फंक्शनल ग्रुप्स, किस तरीके से उनका हम नॉमेनक्लेचर करते हैं, किस तरीके से वो फंक्शनल ग्रुप्स एक्चुअली दिखते हैं, ये सारी बातें हमने डिस्कस करी थी। चलो ले लेते हैं एक फटाफट से रिकैप, ताकि उसके बाद कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा अच्छा बना रहे और आगे की चैप्टर स्मूथ चले, है ना? तो हमने क्या क्या देखे थे? हमने देखे थे बड़े इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप्स, जैसे कि हैलोजन। हैलोजन कहाँ लगता था? एंड में लगता था। हैलोजन का जनरल फॉर्मूला RX, एक्स जहां भी है समझ लो क्लोरो ब्रोमो आयोडो कुछ तो होगा, यानी कि कोई ना कोई हैलोजन होगा, हैलो ग्रुप होगा, ठीक है? जैसे एग्जांपल्स हैलोजन कंपाउंड्स के, जैसे कि CH3Cl, C2H5Cl, C3H7Cl। और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि अगर पहला वीडियो आप लोगों ने मेरे साथ किया है तो जैसे जैसे ये फॉर्मूले में बता रही हूँ आप फटाफट से इनके नाम भी बता रहे होंगे, राइट? क्या है ये? क्लोरोमीथेन, क्लोरोईथेन, क्लोरोप्रोपेन, है ना? एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन वाला क्लोरो एल्केन है ये। बिल्कुल। क्या ये होमोलोगस सीरीज है? बिल्कुल है। होमोलोगस सीरीज क्या होते हैं देखा था हमने, पैटर्न फॉलो करते हैं, एग्जैक्टली। तो इनका जो IUPAC नॉमेनक्लेचर होता है वो किस फॉर्मेट का होता है? हैलो प्रीफिक्स लगता है और साथ में पेरेंट एल्केन, जैसे कि यहां पर हुआ हैलो बोले तो क्लोरो, एक कार्बन वाला एल्केन को क्या कहते हैं? मीथेन, तो ये हो गया क्लोरोमीथेन। उसी तरीके से ये हो गया क्लोरोईथेन, क्योंकि यहाँ दो कार्बन वाला एल्केन है। उसके बाद ये हो गया क्लोरोप्रोपेन, क्योंकि तीन कार्बन वाला एल्केन है ना? ये सारी बातें हमने डिटेल में उधर डिस्कस करी थी, बट स्टिल मैंने ये इंक्लूड किया है क्योंकि नॉमेनक्लेचर ना बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम आगे केमिकल रिएक्शंस, केमिकल प्रॉपर्टीज करेंगे वहां पर भी ना मैं इनमें से कोई भी नाम यूज कर सकती हूँ। तो मैं नहीं चाहती कि आप में से कोई भी आगे की चीजें भूल चुके हो और फिर अचानक से ये वीडियो देख रहे हो, है ना? तो चलो देखते हैं अगला फंक्शनल ग्रुप। हमने देखा था अल्कोहल, यस अल्कोहल देखा था हमने। इनफैक्ट आज के इस वीडियो के टुवर्ड्स द एंड आप देखोगे कि ये अल्कोहल एक्चुअली वही अल्कोहल है जो आप सोच रहे हो। यस, जो दारू पीते हैं लोग, दैट इज ऑल्सो एन अल्कोहल एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट अल्कोहल टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो, कि वो कितना ज्यादा हार्मफुल है और क्यों इतना हार्मफुल होता है। ओके, सो वेयर डज इट अकर? इट अकर्स एट द एंड। इसका जनरल फॉर्मूला होता है ROH, मतलब OH ग्रुप जहां भी दिख जाए यानी कि वो अल्कोहल है। इसका नेमिंग कैसे करते हैं हम? ये देखो, ये सारे के सारे ही जो है ना होमोलोगस सीरीज होते हैं, जो कि हमें पता है। अल्कोहल की नेमिंग कैसे होती है? पेरेंट एल्केन प्लस ऑल सफिक्स, अल्कोहल ऑल लग जाता है, जैसे कि CH3OH। पेरेंट कार्बन क्या है यहाँ पर? एक कार्बन वाला कार्बन या एक कार्बन वाला एल्केन, यानी कि मीथेन। लास्ट में क्या लग जाएगा? ऑल, मीथेनॉल। उसी तरीके से C2H5OH, दो कार्बन वाला एल्केन, क्या होता है? ईथेन। लास्ट में क्या लगाओगे? ऑल, तो हो गया इथेनॉल। एग्जैक्टली, बहुत सिंपल था। अगला आ गया अपना, कौन है लाइन में अगला? अगला है एल्डिहाइड। एग्जैक्टली, एल्डिहाइड भी एट द एंड लगता है। कैसा दिखता है एल्डिहाइड? RCHO, एक तरफ होता है अल्काइल ग्रुप, एक तरफ कार्बन के होता है हाइड्रोजन और एक तरफ होता है डबल बॉन्ड O। कुछ CHO जहां भी दिख गया यानी कि वहां पर है एल्डिहाइड। कैसे नेमिंग करते हैं एल्डिहाइड की? पेरेंट एल्केन और पीछे लग जाता है अल, एल्डिहाइड का अल, शुरुआत में जो अल है। अब ये अल और ऑल में कंफ्यूज मत हो जाना, अल्कोहल का ऑल, एल्डिहाइड का अल, राइट? तो इसका नाम कैसा हो जाएगा? अब देखो यहाँ पर HCHO, एक कार्बन वाला एल्केन है यानी कि मीथेन, लास्ट में लग जाएगा अल, तो इसका नाम हो जाएगा मीथेनल। उसी तरीके से अगर इसको देखो, इसमें कितने कार्बन है? दो, एक, तीन कार्बन है यानी कि प्रोपेन, लास्ट में लग जाएगा अल, प्रोपेनल, ठीक है? अब आगे चलते हैं, जहां एल्डिहाइड वहां कीटोन, भाई भाई हैं, दोस्त यार हैं एल्डिहाइड कीटोन। कीटोन की खास बात होती है कि ये इन बिटवीन लगता है, क्योंकि कीटोन का जो फंक्शनल ग्रुप है वो कैसा दिखता है? C डबल बॉन्ड O तो इसमें भी होता है,
बट यहाँ पर ना कार्बन के दोनों तरफ होते हैं एल्काइल ग्रुप्स, और ये दोनों एल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं और दोनों एल्काइल ग्रुप्स अलग भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है कीटोन। कीटोन ये नेमिंग में क्या होता है, पेरेंट एल्केन और सफिक्स लगता है ONE। ये ONE वन नहीं है, ये कीटोन का ओन है, एग्जैक्टली कीटोन के नाम के पीछे भी देखो क्या है, कीटोन के नाम के पीछे भी ONE ओन है, तो ये वही वाला ONE है। तो कीटोन की अगर हम बात करें तो लेट अस से अगर इन कीटोन की नेमिंग हमें करनी हो तो कैसे करते हैं हम लोग, बताओ कैसे करते हैं, कितने कार्बन वाला पेरेंट एल्केन है, जैसे कि इथेनॉन, प्रोपेनॉन, इस तरीके से कीटोन की नेमिंग होती है, ठीक। उसके बाद आगे बढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के तरफ। एसिड मतलब COOH, मतलब यहाँ पर अल्कोहल का OH भी है और यहाँ पर एल्डिहाइड कीटोन का C डबल बॉन्ड O भी है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया C डबल बॉन्ड OOH, और दूसरे तरफ एल्काइल ग्रुप है, ठीक है। जहां में COOH दिख गया यानी कि वो कार्बोक्सिलिक एसिड है। नाम कैसे करते हैं इसका हम लोग, ओइक एसिड, ठीक है, ओइक एसिड, ये लगता है हमारा सफिक्स यहाँ पे। तो जैसे मान लो एक कार्बन वाला है एल्केन तो मीथेन, लास्ट में लगा दो मीथेनोइक एसिड। 2 कार्बन वाला एसिड है तो इथेनोइक एसिड। 3 कार्बन वाला एसिड है तो प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। तो ये सारी बातें हमने लगभग कवर कर ली थी हमारे पहले वीडियो में। आज के वीडियो का एजेंडा है केमिकल प्रॉपर्टीज, जिसके अंदर हम ढेर सारे केमिकल रिएक्शंस देखेंगे, इनके एप्लीकेशंस देखेंगे कि किस तरह के कंपाउंड्स हमारे डे टू डे लाइफ में हमारे सामने आते हैं, और वो सारे ये कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। हालांकि जब हम नॉमेनक्लेचर डिस्कस कर रहे हैं, एक डिस्क्लेमर दे देती हूँ, देखो नॉमेनक्लेचर ना किसी भी लेवल का हो सकता है, बहुत डिफिकल्ट नॉमेनक्लेचर भी हो सकते हैं जो कि आप अपने 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करोगे। अभी चूंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जस्ट शुरुआत हुई है तो बहुत टफ नॉमेनक्लेचर आपसे पूछा नहीं जाएगा, बट बेसिक्स हमने कवर कर लिया है। तो बच्चों आज हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में एग्जैक्टली क्या पढ़ेंगे, वेल केमिकल प्रॉपर्टीज हमें ये बताता है कि भाई कार्बन या फिर उसके कंपाउंड्स जब किसी दूसरे के पास आते हैं तो उनके साथ ये कैसे रिएक्ट करते हैं। मतलब जैसे मान लो 2 दोस्त मिल रहे हैं, ठीक है, आप अपने एक दोस्त से मिल रहे हो, अब आप उस दोस्त के साथ मिलके बिल्कुल उसे गले लगा लोगे, या फिर आप उस दोस्त के साथ मिलके खूब सारी बातें करोगे, खूब सारा अच्छा टाइम स्पेंड करोगे, या फिर आप अपने दोस्त के साथ मिलते ही लड़ाई कर लोगे, या फिर दूर से दोस्त को आते हुए देख के ही आप यू टर्न ले लोगे और भाग जाओगे वहां से, है ना। तो मतलब आपका रिएक्शन अलग अलग हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस दोस्त से मिलने जा रहे हो। ठीक उसी तरीके से केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर हम ये देखेंगे कि कार्बन या फिर जो भी कार्बन कंपाउंड्स हैं, ये लोग दूसरों के साथ किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, राइट। और इनके केमिकल रिएक्शंस को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना। तो इन केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर मेजरली जो हम डिस्कस करेंगे, जिन रिएक्शंस को हम मेजरली डिस्कस करेंगे, वो है कंबशन, ऑक्सीडेशन, एडिशन रिएक्शन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी तो सुन के ऐसा लग रहा होगा कि भाई सारे भारी भरकम नाम लग रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम एक एक रिएक्शंस कवर करेंगे, ट्रस्ट मी ये सारी चीजें बहुत आसान है, बहुत ही छोटे छोटे से सिंपल से कॉन्सेप्ट्स हैं। तो कहानी की शुरुआत करेंगे कंबशन के साथ। कंबशन मतलब क्या होता है, बर्निंग। इन सिंपल वर्ड्स कंबशन मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब कोई सब्सटेंस बर्न कर जाता है। अब देखो ऐसे सिंपल तरीके से सोचो, बर्न होता है तो हमें क्या क्या चीज़ें मिलती है, हीट और लाइट, मतलब वो तो फ्री में मिल जाती है, लाइक एक्स्ट्रा। जैसे वो कहते हैं ना कि ये वाले टूथपेस्ट में आपको 100 ग्राम मिलेगा एक्स्ट्रा, तो वही फ्री वाली बात हो गई। हीट एंड लाइट तो हमेशा मिलती है। तो बेसिकली हम क्या नोटिस करते हैं, कार्बन या फिर उनके कंपाउंड्स जब कंबशन अंडरगो करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, राइट, तो ये हमेशा क्या देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड तो देते ही देते हैं और साथ में ढेर सारा हीट और लाइट भी देते हैं, ठीक है। अब चाहे आप सीधा सीधा कार्बन का एग्जांपल ले लो, तो देखो क्या हो रहा है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और बना दिया CO2, साथ में हीट और लाइट आ गया मुफ्त में, है ना। अब अगर हम मीथेन का एग्जांपल ले ले, जो कि कार्बन नहीं है लेकिन कार्बन का कंपाउंड है, उस केस में क्या हो रहा है, क्या चेंज होगा, आपको क्या लगता है। मीथेन के आने से क्या चेंज हुआ, मीथेन में सिर्फ कार्बन नहीं है, हाइड्रोजन भी आ गया है। तो भाई ये हाइड्रोजन के साथ भी तो कुछ ना कुछ ऑक्सीडेशन होगा, है कि नहीं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की भी तो खिचड़ी पकेगी, तो बन जाएगा वाटर, है कि नहीं, H2O आ गया। तो यहाँ पर मेरा प्रोडक्ट क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ भी है, हीट और लाइट यहाँ भी है, बट साथ में यहाँ पे एक H2O भी आ गया।
ठीक है। अब मान लो कि मेरा कार्बन कंपाउंड है इथेनॉल, एक अल्कोहल, 2 कार्बन वाला अल्कोहल, CH3CH2OH। अब ये जब कंबशन अंडरगो करता है तब भी हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड, हीट और लाइट, और साथ में यहां पर भी है H2O। ठीक है, तो कंबशन के रिएक्शंस प्रिटी सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, समझ में आ गया। कंबशन मतलब कंबशन कब होगा? जब ऑक्सीजन रहेगा, जब ऑक्सीजन रहेगा तो ये ऑक्सीडाइज होंगे, हमें हमेशा मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, हीट, लाइट, और साथ में जैसे ये H2O जैसी चीजें निकल आती हैं। ठीक है, तो ये था हमारा कंबशन। तो बच्चों अब जैसे ही हम कंबशन की बात कर रहे हैं, जैसे ही हम बर्निंग की बात कर रहे हैं, तो हम देखते हैं जब भी कोई सब्सटेंस बर्न होता है तो क्या होता है, वहां पे क्या होता है? हमें वहां पे फ्लेम देखने को मिलता है, राइट। अभी हमने बात करी आग होता है, हीट होता है, लाइट होता है, तो वहां पे हमें फ्लेम्स मिलते हैं। अब हम नोटिस करते हैं कि हमें मेजरली 2 तरह के फ्लेम्स मिलते हैं। एक होता है ब्लू फ्लेम, ब्लू कलर का फ्लेम, जो कि बिल्कुल क्लीन फ्लेम होता है, यानी कि इस ब्लू फ्लेम के साथ स्मोक वगैरह नहीं होता है, ये बिल्कुल क्लीन होता है। और दूसरा होता है हमारा येलो फ्लेम, जिसके साथ ढेर सारा स्मोक भी होता है। ठीक है, अब आप बोल रहे होगे शायद कि मैम आप ना चीज़ों को थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर रहे हो, अभी तक तो कंबशन कितना इजी था। लेकिन मैं कॉम्प्लिकेट नहीं कर रही हूँ, मैं आपको ये जो 2 कैटेगरीज है इसको भी आपके लिए आसान बना रही हूँ। ठीक है, समझो अच्छे से। अच्छा, अब देखो ये जो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं, 2 तरह के हमने हाइड्रोकार्बन्स पढ़े थे। एक तो थे सैचुरेटेड, एक थे अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड कौन थे? सिंगल बॉन्ड वाले जैसे एल्केन, और अनसैचुरेटेड कौन थे? डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाले जैसे कि एल्कीन, एल्काइन। ठीक है, ये हमें पता है। अच्छा, अब हम लोग ये नोटिस करते हैं कि जो सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं, यानी कि सिंगल बॉन्ड वाले, जनरली जब वो कंबशन अंडरगो करते हैं तो वो क्लीन फ्लेम देते हैं। ठीक है, जनरली, याद रखना मैंने जनरली बोला है, यानी कि हमेशा ऐसा नहीं होता है। ठीक है, बट जनरली क्या होता है, जो सैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं वो कंबशन के बाद क्लीन फ्लेम देते हैं। दूसरी तरफ जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं वो जनरली कंबशन के बाद कैसे फ्लेम देते हैं? स्मोकी फ्लेम देते हैं। एग्जैक्टली, ठीक है, यानी कि वो येलो स्मोकी फ्लेम देते हैं। ठीक, ओके। सबसे पहले हम अपने दिमाग में ये जो 2 तरह के फ्लेम है ना, इनके कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर करेंगे। स्मोकी फ्लेम या येलो फ्लेम बोले तो क्या? जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं कैंडल का। जब हम कैंडल को बर्न करते हैं तो हमें किस कलर का फ्लेम दिखता है? हालांकि कैंडल के फ्लेम में 3 डिफरेंट लेयर्स होते हैं, राइट। इसके बारे में भी हमने पढ़ रखा है अपने जूनियर क्लासेस में। बट एनीवेज अभी हम येलो फ्लेम पे फोकस करते हैं। ठीक है, तो ये जो येलो फ्लेम होता है ना, ये कैसा फ्लेम है? इसे हम कहते हैं सूटी फ्लेम। सूटी फ्लेम मतलब, सूट मतलब होता है ब्लैक कलर का एक डिपॉजिट, जो ये फ्लेम से प्रोड्यूस होता है उसे हम कहते हैं सूटी डिपॉजिट। उसी वजह से इस फ्लेम को सूटी फ्लेम भी कहा जाता है। छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखो, एक कैंडल जलाओ, उसके ऊपर कोई भी मेटल की एक प्लेट रख दो। ठीक है, कोई चिमटे से पकड़ लेना, नहीं तो हाथ में गर्म लग जाएगी। ठीक है, इस प्लेट को पकड़ो, थोड़े कुछ मिनट्स के लिए इसे ऐसे होल्ड करके रखो। थोड़ी देर बाद आप क्या नोटिस करोगे? आप नोटिस करोगे कि उसमें ना ब्लैक कलर की डिपॉजिट आ गई है, जिसे हम सूटी डिपॉजिट कहते हैं। इसी वजह से ये कैसा फ्लेम है? ये सूटी फ्लेम है। यानी कि ये जो येलो कलर का फ्लेम हमें दिख रहा था, इसके अंदर ब्लैक कलर का स्मोक भी था, जो यहाँ पे इस डिपॉजिट के फॉर्म में कलेक्ट हो गया है। ठीक, बात समझ आई? ग्रेट। अब बात करते हैं क्लीन फ्लेम की। क्लीन फ्लेम हमको कहाँ देखने को मिलता है? सोचो सोचो, गैस स्टोव। गैस स्टोव का जो फ्लेम होता है उसको अगर आप कभी किचन में घुसे हो, तो कभी तो घुसे होगे, भले खाना मम्मी बनाती होंगी या पापा बनाते होंगे, बट आप कभी तो घुसे होगे किचन में। नहीं घुसे हो तो आज जाके देखाना। ठीक है, तो जो गैस स्टोव का जो फ्लेम होता है उसका कलर क्या होता है? उसका कलर होता है ब्लूइश कलर होता है, राइट। और अब अगर उसके ऊपर आप कोई प्लेट को घंटों तक भी पकड़ के खड़े रहोगे तब भी वहां पर आपको सूटी डिपॉजिट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो जो ब्लू फ्लेम है दैट इज अ क्लीन फ्लेम। ठीक है, तो अब सबके दिमाग में ये बात समझ में आ गई कि भाई येलो फ्लेम कौन सा होता है या फिर सूटी फ्लेम कौन सा होता है और क्लीन फ्लेम कौन सा होता है, ये समझ में आ गई। ओके, अब देखते हैं कि कौन प्रोड्यूस करते हैं इन फ्लेम्स को। थोड़ी देर पहले मैंने बोला था अगर सैचुरेटेड कार्बन है, सैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं, तो ये प्रोड्यूस करते हैं क्लीन फ्लेम जनरली, राइट। जनरली वर्ड का यूज क्यों किया था? क्योंकि सैचुरेटेड कंपाउंड्स जो हैं ये भी सूटी फ्लेम प्रोड्यूस कर सकते हैं अगर इनके पास ऑक्सीजन का सफिशिएंट सप्लाई ना हो।
बोलने का मतलब है कि ये जो सैचुरेटेड कंपाउंड्स है, अगर इनको तुम भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन दोगे तब तो इनका कंप्लीट कंबशन होगा, राइट। इनके पास इनफ पैसे हैं, ठीक है। अब जैसे आप शॉपिंग करने जा रहे हो, ढेर सारे पैसे दे दिए गए हैं आपको, फिर तो आप एकदम दिल खोल के पूरी दुकान खरीद लोगे क्योंकि आपके पास इतने सारे पैसे हैं, राइट। लेकिन अगर आपको एक लिमिटेड 100 रुपए का नोट पकड़ाया गया है तो क्या होगा? क्या आप पूरी दुकान खरीद पाओगे? नहीं, राइट। सिमिलरली अगर ऑक्सीजन की पूरी सफिशिएंट सप्लाई है तो कंप्लीट कंबशन हो जाता है, राइट। और कंप्लीट कंबशन जब हो जाता है तो क्लीन फ्लेम मिलता है। लेकिन अगर इनकम्प्लीट कंबशन होता है अगर, तो उस केस में हमें मिलता है सूटी फ्लेम। इसीलिए मैंने कहा था कि जो सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं, अगर जेनरली जब इनको सफिशिएंट ऑक्सीजन मिल जाता है तो ये क्लीन फ्लेम देते हैं, लेकिन अगर इनको बहुत लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मिलता है तो इनका इनकम्प्लीट कंबशन होता है। और वैसे सिचुएशन में हमें क्या मिल सकता है? हमें मिल सकता है सूटी फ्लेम। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दूंगी। अब ये जो आपका गैस स्टोव है, कभी कभी आपने नोटिस किया होगा कि इस गैस स्टोव पे, जिस बर्तन पे आप खाना बना रहे हो, मान लो लोहे की कढ़ाई है या कोई भी स्टील का बर्तन है, कभी कभी आप नोटिस करते हो कि गैस स्टोव का जो फ्लेम है वो भी येलो कलर का है ना। ऐसा हमेशा नहीं होता है, कभी कभी, राइट। और वैसे सिचुएशन में आप देखते हो कि जो भी पतीला आप उसके ऊपर रखते हो, उसका जो नीचे वाला जो सरफेस है वो पूरा काला हो जाता है, यानी कि वहां पे सूटी डिपॉजिट हो रहा है। बट सोचने वाली बात है कि ऐसा क्यों होता है? हमेशा तो नहीं होता है येलो कलर का फ्लेम, लेकिन कभी कभी क्यों होता है? क्योंकि गैस स्टोव के ऊपर जो आपका जो स्टैंड होता है उसमें आपने देखा होगा एयर के इनलेट्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं। वो छेद का काम क्या होता है? वो एयर सप्लाई करते हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं। अब मान लो वो जो होल्स हैं, वो होल्स अगर ब्लॉक हो जाए तो ऑक्सीजन की सप्लाई क्या हो जाएगी? लिमिटेड हो जाएगी, रुक जाएगी। और लिमिटेड ऑक्सीजन की सप्लाई में कैसा कंबशन होगा? इनकम्प्लीट कंबशन होगा। इनकम्प्लीट कंबशन होगा तो फ्लेम कैसा मिलेगा? सूटी फ्लेम मिलेगा। और ऐसे सिचुएशन में आपके बर्तन काले पड़ेंगे, है ना। और इसका सॉल्यूशन क्या होता है? घर में आप देखोगे कि मम्मियाँ जो है एक घरेलू नुस्खा अपनाती है। वो क्या करती हैं? ये जो होल्स है ना, छोटे से कोई पिन टाइप की चीज़ है ना, उन होल्स को वो क्लीन कर देती हैं, ऐसे ऐसे करके ना उनको क्लीन कर देती है। जैसे वो क्लीन हो जाते हैं तो ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छी आने लगती है और उसके बाद वापस से आपको क्लीन फ्लेम मिलने लगता है। ठीक है, ये बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हुई या नहीं? सुपर्ब। तो बच्चों, यानी कि यहां तक हमें क्या बात समझ में आई? हमें यह समझ में आई कि अगर हमारे पास सैचुरेटेड कंपाउंड है और अगर उसके पास सफिशिएंट ऑक्सीजन की सप्लाई है तो वो अंडरगो करेगा कंप्लीट ऑक्सीडेशन या फिर कंप्लीट कंबशन, जो भी कह लो, और वैसे केस में हमें क्लीन ब्लू फ्लेम मिलेगा। लेकिन अगर हमारे पास वही सैचुरेटेड कंपाउंड है लेकिन अगर बहुत लिमिटेड ऑक्सीजन की सप्लाई है तो होगा इनकम्प्लीट कंबशन और वैसे केस में हमें सूटी फ्लेम मिलेगा। अब सवाल अगला ये आता है दिमाग में कि अच्छा मैम ये बताओ कि ये जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं, क्या ये हमेशा सूटी फ्लेम देते हैं या फिर ये भी कभी कभी ब्लू फ्लेम दे सकते हैं? दैट्स इंटरेस्टिंग। ये भी कभी कभी ब्लू फ्लेम दे सकते हैं, तभी तो वो वर्ड यूज किया था जेनरली, है ना। तो अधिकतर सिनेरियोज में बच्चों हम ये देखते हैं कि जो हमारे अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं, राइट, उनका जब हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं या फिर उनका जब हम कंबशन कराते हैं तो जेनरली हमें क्या मिलता है? येलो फ्लेम या फिर सूटी फ्लेम। लेकिन अगर हम इन्हें प्योर ऑक्सीजन का सप्लाई दें, प्योर, समझ रहे हो, मतलब इनकी जो रिक्वायरमेंट है ना ये थोड़ी हाईफाई है, मतलब इनको कंबशन के लिए एकदम प्योर ऑक्सीजन चाहिए, मतलब एयर से काम नहीं चलेगा। एयर में क्या होता है? ऑक्सीजन होता है, बट ऑक्सीजन के साथ साथ और भी अदर गैसेस होते हैं। बट ये हाईफाई लोग हैं भाई, इनको सिर्फ प्योर वाला ऑक्सीजन चाहिए। तो अगर आप अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स को प्योर ऑक्सीजन दे सकते हो और तब अगर उनका कंबशन होता है तो वैसे केस में यू कैन गेट क्लीन ब्लू फ्लेम। बट अदरवाइज अगर आप इनका ऑक्सीडेशन, अगर सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर रहता है तब भी इनसे आपको क्या मिलेगा? इनसे आपको मिलेगा सूटी फ्लेम। तो चलो बच्चों, कंबशन के बाद अब अगला नंबर है ऑक्सीडेशन का। ठीक है, ऑक्सीडेशन क्या होता है? अब आप सोच रहे होगे दिमाग में कि मैम कंबशन में तो हमने यही देखा कि किस तरीके से ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रहा था, तो फिर अब ऑक्सीडेशन में क्या देखेंगे? क्या नया देखेंगे? तो वेल, कंबशन जो है, कंबशन में क्या हो रहा था? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रहा था, बट एकदम विगरस रिएक्शन, जहाँ पे बर्निंग हो रही थी, हीट, लाइट वगैरह निकल रहा था। बट अगर हम
ऐसा चाहें कि नहीं हमें इतना ज़्यादा इतना पटाखेदार रिएक्शन नहीं चाहिए, हमें इतना हीट लाइट वगैरह नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि हौले हौले ऑक्सीजन ऐड होता रहे, हौले हौले कंट्रोल्ड वे में, तो उसे हम कह देंगे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन वर्ड से पता चल रहा है ऑक्सीजन का एडिशन। तो इन अ वे हम कह सकते हैं ऑक्सीडेशन और कुछ भी नहीं बल्कि कंट्रोल्ड कंबशन है, मतलब वही वाला रिएक्शन हो रहा है बट इन अ कंट्रोल्ड वे। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के, जैसे मान लो हाइड्रोकार्बन से अल्कोहल का जो कन्वर्जन है दैट इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्यों? एग्जाम्पल लो, एक हाइड्रोकार्बन जैसे लेट्स से इथेन C2H6 इथेन है ना, और इथेन से अगर हम बनाते हैं इथेनॉल दैट इज C2H5OH। अब बड़े ध्यान से देखो इस रिएक्शन के दौरान क्या हो रहा है, पहले इथेन के पास ऑक्सीजन नहीं था, इथेनॉल के पास ऑक्सीजन है, यानी कि इस रिएक्शन के दौरान ऑक्सीजन ऐड हुआ, यानी कि दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, राइट। सिमिलरली अल्कोहल से एल्डिहाइड का बनना या फिर अल्कोहल से एसिड का बनना, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं किसके, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के। अब अगला सवाल दिमाग में ये आता है कि ये ऑक्सीडेशन कैसे होता है, मतलब खुद से हो जाता है, क्योंकि हमने ये भी बोला ना कंट्रोल्ड वे में हम कराना चाहते हैं, तो इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है कि कोई ना कोई ऐसा होता है जो इस ऑक्सीडेशन रिएक्शन को करवाता है। एंड यस यू आर राइट, ऐसा कोई होता है, ऐसा कोई एजेंट होता है जो इस ऑक्सीडेशन रिएक्शन को करवाता है। तो बच्चों ऐसे सब्सटेंसेस जो किसी गिवन सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड करने के केपेबल होते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब ये क्या एजेंट है, कौन से वाले एजेंट है ये, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, राइट। मतलब इनकी कैपेबिलिटी, खुद कुछ नहीं होते, खुद ऑक्सीडाइज नहीं होते, ये दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं, दूसरों में ऑक्सीजन को जोड़ते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब कुछ बड़े पॉपुलर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, पोटेशियम परमैंगनेट, राइट, KMnO4 एक बहुत पॉपुलर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक उसी तरीके से एसिडिफाइड K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये भी एक बहुत पॉपुलर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, अब देखो, अब चूंकि हमें पता चल गया कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन करवाने के लिए एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का होना बहुत जरूरी है, राइट। तो चलो अब हम वही एग्जाम्पल लेंगे, अल्कोहल से एसिड, राइट। मान लो हमारे पास अल्कोहल है इथेनॉल CH3CH2OH, ठीक है। अब 2 कार्बन वाले अल्कोहल से मुझे एक 2 कार्बन वाला एसिड बनाना है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, यानी कि इथेनोइक एसिड बनाना है। अब दोनों के स्ट्रक्चर को बड़े ध्यान से देखो, इथेनॉल में 1 ऑक्सीजन है, इथेनोइक एसिड में 2 ऑक्सीजन है, यानी कि ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। कौन करेगा ऑक्सीजन ऐड? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि इथेनॉल को अगर हम हीट करते हैं विथ अल्कलाइन KMnO4 या फिर विथ एसिडिफाइड K2Cr2O7 तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। तो जब हमें ये रिएक्शन लिखना हो तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ही नहीं तो इसको ऑक्सीडाइज करेगा कौन, है कि नहीं। तो अच्छे तरीके से प्रॉपरली करेक्टली इस रिएक्शन को लिखने के लिए आपको इथेनॉल भी लिखना है, इथेनोइक एसिड भी लिखना है, और उसको किसके प्रेजेंस में हीट किया उस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम भी लिखना है। तो प्यारे बच्चों, अब अगला नंबर है एडिशन रिएक्शन का। नाम से पता चल रहा है ये वैसे रिएक्शंस हैं जहां पर एक चीज के साथ कोई दूसरी चीज ऐड हो जाती है, जुड़ जाती है, और ऐसे ही हमें एक और नई चीज मिलती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखो, लेट अस सपोज कि हमारे पास कोई अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, जैसे कि कोई एल्कीन है, देखो C डबल बॉन्ड C है। अब इसके चारों तरफ जो है ना RR लिखा हुआ है, R रिप्रेजेंट करता है एल्काइल ग्रुप, तो वहां पे और भी कार्बन्स हो सकते हैं, बट आपका फोकस अभी रखो C डबल बॉन्ड C पे, ठीक है। तो एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, जब ये रिएक्ट करता है हाइड्रोजन के साथ, H2 के साथ रिएक्ट कर रहा है इन प्रेजेंस ऑफ निकल, ठीक है। निकल क्या है? निकल यहाँ पे एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है। कैटलिस्ट क्या होता है अभी बताऊंगी मैं, ठीक है। तो देखो हो क्या रहा है इस रिएक्शन के दौरान, बहुत इंटरेस्टिंग चीज हो रही है। हो क्या रहा है, C डबल बॉन्ड C था, जब ये हाइड्रोजन के साथ जुड़ा तो हाइड्रोजन इसमें ऐड हो गया, ठीक है। ऐड होके इसने क्या किया, C डबल बॉन्ड C जो था वो C सिंगल बॉन्ड C हो गया, और हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन एटम इस कार्बन पे, दूसरा हाइड्रोजन एटम उस कार्बन पे जुड़ गया, ठीक है। तो बेसिकली हुआ क्या, अनसैचुरेटेड से हमें सैचुरेटेड मिल गया।
बात समझ में आ रही है? अनसैचुरेटेड कंपाउंड से हमें एक सैचुरेटेड कंपाउंड मिल गया। किस टेक्निक से मिला? हाइड्रोजन के एडिशन से। देखो और तो कुछ नहीं हुआ यहाँ पे, और कुछ हटा नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ वैसा ही है, सिर्फ हाइड्रोजन आके इसके साथ जुड़ गया। अब चूंकि अब आप बोलोगे कि मैम डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड भी तो हुआ, अरे भाई वो तो होना ही था। अब एक कार्बन है तो टेट्रावैलेंट है, कार्बन तो 4 ही लोगों के साथ बॉन्ड बना सकता है। पहले डबल बॉन्ड था इसीलिए 3 लोगों के साथ बॉन्ड बनाया था, अब हाइड्रोजन आके जुड़ गया, 4 लोगों के साथ बॉन्ड बनाना है तो सारे के सारे सिंगल बॉन्ड होने हैं, है ना। ये लॉजिक तो सबको पता ही है अगर आपने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का पार्ट 1 देखा है तो, है ना। ठीक है, तो यानी कि इस पूरे रिएक्शन में हुआ क्या? एडिशन हुआ हाइड्रोजन का। और ये जो एडिशन हुआ, ये एडिशन हुआ इन प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट, जो कि यहाँ पे निकेल था। निकेल अकेला नहीं, निकेल, पैलाडियम, ये सारे कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। अब कैटलिस्ट कौन होते हैं? कैटलिस्ट वैसे सब्सटेंसेस होते हैं जो किसी भी रिएक्शन के रेट को बदल देते हैं। रेट मतलब कितनी तेजी से वो रिएक्शन होगा उसे बदल देता है। समझ रहे हो? मतलब जैसे समझो फॉर एग्जाम्पल, अब आपको लेट्स से मार्केट जाना है, ठीक है। अब मार्केट जाना है ऐसे ही विंडो शॉपिंग के लिए, कोई प्लान नहीं है कुछ खरीदने का, तो उस समय आप बड़े आराम से चलते हुए जाओगे, है कि नहीं। अब मान लो कि आपको स्कूल जाना है और आपकी मतलब स्कूल बस छूटने वाली है, स्कूल बस छूटने वाली है, तो आप कैसे जाओगे? ऐसे आराम से जाओगे? नहीं, आप बिल्कुल तेजी से भागोगे। तो यहाँ पर आपका कैटलिस्ट क्या है? स्कूल बस। स्कूल बस की वजह से आप भाग रहे हो, यानी कि आपका जो स्पीड है ना, वो स्पीड में चेंज आ गया है, राइट। जैसे कि मान लो आपको स्कूल से होमवर्क मिला, छोटे बच्चों के साथ देखा होगा आपने, जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं 5-6 साल के एज के, उनको होमवर्क मिलता है। जब उन्हें ना आप बस होमवर्क वाली कॉपी के साथ अकेले छोड़ दो, वो बड़े आराम से एक वर्ड लिखेंगे, फिर इधर देखेंगे उधर देखेंगे, खेलने लग जाएंगे, कहीं खो जाएंगे, है ना। लेकिन अगर मान लो आप उनको कॉपी दो और साथ में उनकी मम्मा बैठी हो सामने कि जल्दी लिखो, तो उनकी स्पीड ही चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर उनकी मम्मा जो है शी इज अ कैटलिस्ट, राइट, क्योंकि उनके वजह से जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बदल रहा है ना। तो यहाँ पर निकेल एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है, जिसके प्रेजेंस में रिएक्शन का रेट ऑल्टर हो जाता है, बदल जाता है, ठीक है। तो कुल मिला के एडिशन रिएक्शन समझ में आया। एडिशन में क्या हो रहा है? बाकी सब कुछ एज इट इज, एक चीज दूसरे चीज के साथ जुड़ जाती है और इस जुड़ जाने से एक नई चीज बन जाती है। तो बच्चों ये जो एडिशन रिएक्शन हमने अभी देखा, इस रिएक्शन में एग्जैक्टली क्या हो रहा था? एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड था जिसमें हमने हाइड्रोजन को ऐड किया और हमें एक सैचुरेटेड कंपाउंड मिल गया, राइट। तो सीधे भाषा में बोले तो क्या हो रहा था? हाइड्रोजन ऐड हो रहा था। इसे हम कहते हैं हाइड्रोजिनेशन। इनफैक्ट इस रिएक्शन का एक बहुत कॉमनली यूज्ड एप्लीकेशन है, जिसका डायरेक्टली एप्लीकेशन है हमारे डे टू डे लाइफ में, और वो है हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स। वेजिटेबल ऑयल्स क्या होते हैं? वेजिटेबल ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, फ्लैक्सीड ऑयल, ऑलिव ऑयल, सुना होगा। एग्जैक्टली हम कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं वेजिटेबल ऑयल्स को। ये जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं, इनके अगर आप स्ट्रक्चर को थोड़ा ध्यान से देखोगे, डीप जाके देखोगे इनके स्ट्रक्चर को, मतलब ऐसे किचन में नहीं दिखेगा, मतलब अगर हम इसके केमिकल स्ट्रक्चर को स्टडी करें तो हम देखेंगे कि इन वेजिटेबल ऑयल्स में बड़े लॉन्ग चेन्स ऑफ अनसैचुरेटेड कार्बन चेन्स होते हैं, लंबे डबल बॉन्ड वाले कार्बन के चेन्स होते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ जो एनिमल फैट्स होते हैं उनमें क्या होता है? उनमें होते हैं सैचुरेटेड चेन्स, राइट, मतलब कि सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन के चेन्स होते हैं। तो अक्सर ही ये एक इस तरह का टॉपिक होता है, राइट, कि मतलब क्या वेजिटेबल ऑयल ज़्यादा बेटर है या फिर एनिमल फैट्स ज़्यादा बेटर है। एनिमल फैट्स बोले तो बहुत सारी ऐसे ऑयल के सब्सटीट्यूट चीज़ें होती है, जैसे कि घी, जैसे कि बटर, जो हमें एनिमल्स से मिलता है, राइट। तो बेसिकली वो एनिमल फैट से लिंक्ड होता है। तो इनमें से कौन सा बेटर है? इस तरह के डिस्कशंस कई बार होते हैं, राइट, विच इज़ बेटर फॉर कुकिंग। तो हम लोग हमेशा ही देखते हैं कि जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं, इनको कुकिंग के लिए ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, क्योंकि इनमें होते हैं अनसैचुरेटेड कार्बन चेन्स, और जो कि सैचुरेटेड कार्बन चेन्स के मुकाबले बहुत कम हार्मफुल होते हैं। इनफैक्ट ये हार्मफुल नहीं होते हैं, लेकिन जो सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं, जो सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, दे आर क्वाइट हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ। इनफैक्ट इसी वजह से हमेशा ये कहा जाता है कि हमें ऐसे ऑयल्स को कुकिंग के लिए चूज़ करना चाहिए जिसमें अनसैचुरेटेड फैट्स ज़्यादा हो, जैसे कि ऑलिव ऑयल, जैसे कि फ्लैक्सीड ऑयल, ठीक है। तो ये तो था हमारा
वेजिटेबल ऑयल का डिस्कशन। बट यहाँ पर जो मैं बताना चाह रही थी कि ये जो एडिशन रिएक्शन हमने अभी अभी देखा, ये एडिशन रिएक्शन को कई बार यूज़ किया जाता है फॉर हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स, क्योंकि मैंने बताया वेजिटेबल ऑयल्स में अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं, इनको अगर हाइड्रोजिनेट कर दिया तो हमें क्या मिल सकता है, सैचुरेटेड फैट्स मिल सकता है। क्या आपने सुना है डालडा? डालडा का नाम सुना होगा, बहुत सारे अगर आप स्ट्रीट साइड खाना वगैरह खाते हो, तला हुआ सामान खाते हो, तो लोग डालडा अक्सर ही यूज़ करते हैं, राइट, विच इज़ एब्सोल्युटली नॉट गुड फॉर हेल्थ। ठीक है, तो ये था हमारा एडिशन रिएक्शन। तो भाई अगला नंबर है कौन से रिएक्शन का, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। एग्जैक्टली सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, मतलब एक के बदले कोई दूसरा, मतलब किसी की जगह थी, तुम्हारी जगह थी ये वाली कुर्सी तुम्हारी जगह थी, लेकिन तुम लेट हो गए तो कोई और आके उसने तुम्हारी जगह ले ली, या फिर तुम जगह पे बैठे थे लेकिन कोई और ज़्यादा पावरफुल आया और उसने तुम्हें बोला कि भाई यहाँ से हटो, तुम्हें हटाया और वो खुद बैठ गया, राइट, इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। तो कुछ ऐसा ही होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। हम सीधा सीधा एक एग्जाम्पल लेंगे और उस एग्जाम्पल से समझेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है। एग्जाम्पल के तौर पर लेंगे एक बहुत पॉपुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ मीथेन। मीथेन जब रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस रिएक्शन को होने के लिए। तो क्या होता है, बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से क्लोरीन क्या करता है, इस मीथेन में से, मीथेन क्या था, CH4, कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन थे, क्लोरीन क्या करता है, बड़े ही स्मार्टली हाइड्रोजन को भगाता है और उसकी जगह खुद लेता है। एंड ना ये जो पूरा रिएक्शन होता है ये बड़े हौले हौले होता है, स्टेप बाय स्टेप होते रहता है। जैसे पहले क्या करता है, एक हाइड्रोजन को भगाता है और उसकी जगह लेता है, तो CH4 से क्या बन जाता है, CH3Cl, यानी कि क्लोरोमीथेन। ठीक है, अगर ये रिएक्शन और देर तक होती रहे तो क्या होगा, या फिर अगर इसमें फर्दर हम क्लोरीन ऐड कर दें इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो क्या होगा, ये एक और हाइड्रोजन को भगाता है और उसकी जगह ले लेता है, यानी कि बन जाता है CH2Cl2, डाइक्लोरोमीथेन। अगर फिर से हमने रिएक्ट कराया और क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराया, एक और हाइड्रोजन को भगाएगा और बन जाएगा CHCl3, यानी कि ट्राइक्लोरोमीथेन, जिसे हम क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं कॉमन तौर पे। ठीक है, तो अब देखो रिएक्शन जैसे जैसे चल रहा है, शुरू हुआ था CH4 से, धीरे धीरे हाइड्रोजन कम हो रहा है और धीरे धीरे क्लोरीन बढ़ता चला जा रहा है, एंड फाइनली अगर हम CHCl3 को भी फर्दर क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ये बचा खुचा जो एक हाइड्रोजन था उसे भी भगाएगा और उसकी भी जगह ले लेगा और बना देगा CCl4, यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड या फिर ट्राइक्लोरोमीथेन। ठीक है, तो इस पूरे रिएक्शन के दौरान हम क्या देख रहे हैं, क्लोरीन क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को भगा रहा है, उसकी जगह ले रहा है, वो रिप्लेस कर रहा है हाइड्रोजन को। इसीलिए इस तरह के रिएक्शंस को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो भाई बच्चों, देखते ही देखते हमने केमिकल रिएक्शंस वाला पोर्शन तो कवर कर लिया है। ठीक है, तो चलो अब थोड़ा सा दिमाग का यूज किया जाए। ठीक है, कुछ सवाल लेंगे, ऐसे ही सोचने वाले सवाल, और सोचेंगे भी। ठीक है, तो पहला सवाल कि इथेनॉल से इथेनॉइक एसिड बनने वाला जो रिएक्शन है, इसे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्यों कह रहे हैं? सोचो, इथेनॉल के स्ट्रक्चर को देखो, CH3CH2OH। इथेनॉइक एसिड के स्ट्रक्चर को देखो, क्या दिख रहा है, ऑक्सीजन कहाँ पे ज्यादा है, इथेनॉइक एसिड में, यानी कि इथेनॉल से इथेनॉइक एसिड जब बन रहा है तो ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तभी तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स बढ़ रहे हैं, तो यानी कि क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगला सवाल, वेल्डिंग के पर्पस के लिए इथाइन और ऑक्सीजन के मिक्सचर को ही बर्न क्यों किया जाता है, इथाइन और एयर के मिक्सचर को बर्न क्यों नहीं किया जाता? ऐसा इसलिए क्योंकि भाई वेल्डिंग करना है मतलब हमें बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होगी, है कि नहीं। अब इतना हाई टेम्परेचर अटेन करने के लिए क्या चाहिए, हमें एक क्लीन फ्लेम भी तो चाहिए, क्योंकि जो सूटी फ्लेम होगा वहाँ पे हम उतने हाई टेम्परेचर तो पहुँच ही नहीं पाएंगे, है कि नहीं। तो क्लीन फ्लेम पाने के लिए कंप्लीट ऑक्सीडेशन होना पड़ेगा, कंप्लीट कंबशन होना पड़ेगा, है कि नहीं। और यहाँ पे इथाइन है, इथाइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि अनसैचुरेटेड। और मैंने क्या बोला था, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स भाई हाईफाई होते हैं, उनकी डिमांड हाईफाई है। इनको अगर कंप्लीट कंबशन कराना है तो आपको प्योर ऑक्सीजन देना पड़ेगा, एयर से काम नहीं चलेगा। अगर इसके साथ एयर का मिक्सचर बर्न कर दिया तो हो जाएगा इनकम्प्लीट कंबशन और हमें मिल जाएगा सूटी फ्लेम, तो हम ज़्यादा टेम्परेचर नहीं अटेन कर पाएंगे। इसीलिए इथाइन के साथ प्योर ऑक्सीजन को बर्न किया जाता है ताकि वहाँ कंप्लीट कंबशन हो
हो सके और हमें बहुत हाई टेम्परेचर मिल सके, हमें क्लीन फ्लेम मिल सके। अगला सवाल, क्या ऐसा कोई केमिकल टेस्ट है जिसके हेल्प से हम बटर और कुकिंग ऑयल में डिफरेंशिएट कर सकते हो? अब आप सोचोगे कि इसके लिए टेस्ट की क्या जरूरत है, मैं तो देख के बता दूं कौन सा बटर है कौन सा ऑयल है। वैसे नहीं, अगर मान लो आपके पास दो टेस्ट ट्यूब है आपके सामने, एक में मैंने बटर को पिघला के डाल दिया है और दूसरे में मैंने ऑयल डाल दिया है, और अब अगर मैं कहूँ कि केमिकली किसी टेस्ट के हेल्प से प्रूव करो कौन सा बटर है और कौन सा ऑयल है, तो आप क्या करोगे? तो यहाँ पे हम यूज करते हैं ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ब्रोमीन वाटर क्या होता है? ब्रोमीन वाटर का जो कलर होता है ना, वो रेडिश ब्राउन कलर होता है। अगर इस ब्रोमीन वाटर को मैं बटर के साथ मिक्स करती हूँ, राइट, तो इसका कलर एज इट इज रहता है, यानी कि रेडिश ब्राउन कलर रिटेन्ड रहता है। लेकिन अगर मैं इसी ब्रोमीन वाटर को कुकिंग ऑयल के साथ मिक्स करती हूँ तो ये डीकलराइज हो जाता है, यानी कि इसका रेडिश ब्राउन कलर गायब हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें पता है कि बटर में होता है क्या? बटर में होता है सैचुरेटेड फैट्स और कुकिंग ऑयल में होता है अनसैचुरेटेड फैट्स। तो जो अनसैचुरेटेड फैट्स हैं ये ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज करते हैं, और इन दोनों के प्रॉपर्टीज के इस डिफरेंस की वजह से ही ये ब्रोमीन वाटर का ये जो रिएक्शन है ये एक टेस्ट की तरह यूज होता है टू आइडेंटिफाई या फिर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन बटर एंड कुकिंग ऑयल। तो बच्चों, अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे कंपाउंड्स कार्बन के जो कॉमर्शियली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसे हम मतलब डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ऐसे दो कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स को अभी हम डिस्कस करेंगे, जिसका पहला कंपाउंड है इथेनॉल, दैट इज C2H5OH। यस, इथेनॉल इथेन से आया है, यानी कि दो कार्बन वाला अल्कोहल, OH ग्रुप है, यानी कि ये अल्कोहल है, राइट। सो स्ट्रक्चर में तो हमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, इथेनॉल को आमतौर पर कहा जाता है अल्कोहल, शराब। यस, तो जब भी हम शराब की या अल्कोहल की बात करते हैं, सो देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक्स, राइट। हम सभी को पता है कि अल्कोहल के कंजम्पशन से क्या होता है? नशा होता है लोगों को, राइट। लोग दे लूज देयर फिजिकल एज वेल एज मेंटल बैलेंस व्हेन दे कंज्यूम अ लॉट ऑफ अल्कोहल। तो ये जो अल्कोहलिक ड्रिंक्स होते हैं, हर तरह के अल्कोहलिक ड्रिंक का एक इंपॉर्टेंट एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है ये, यानी कि इथेनॉल। ठीक है, तो इथेनॉल का कंजम्पशन अगर रॉ फॉर्म में किया जाए, रॉ बोले तो प्योर फॉर्म में, मतलब इसमें अगर वाटर वगैरह कुछ ना मिला के अगर कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में इथेनॉल को कंज्यूम किया जाए कम क्वांटिटी में भी, वो भी काफ़ी लीथल हो सकता है, मतलब वो जानलेवा हो सकती है। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ इथेनॉल जो है इसे कई बार एब्सोल्यूट अल्कोहल भी कहा जाता है, एंड दैट इज लाइक डेडली। ठीक है, तो जो अल्कोहल लोग जनरली कंज्यूम करते हैं दे आर डाइल्यूटेड वर्जन ऑफ इथेनॉल, मतलब पानी के साथ मिला के लोग उसे कंज्यूम करते हैं। हालांकि लॉन्ग टर्म कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल हैज़ मेनी हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन आवर बॉडी, तो इसीलिए अल्कोहल का कंजम्पशन इज समथिंग दैट इज डेफिनेटली नॉट रिकमेंडेड। ठीक है, अब अगर हम इथेनॉल की बात करें तो इथेनॉल की एक और बहुत इंपॉर्टेंट या अच्छी प्रॉपर्टी होती है कि ये एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट है। ये बहुत सी चीज़ों को अपने में घुल मिला लेता है, यानी कि अपने में डिसॉल्व कर लेता है, और इसी वजह से इथेनॉल कई सारे मेडिसिन्स का एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। जैसे कई सारे कॉफ सिरप्स में भी इथेनॉल का यूज़ पाया जाता है। तो बच्चों, अब बात करेंगे हम इथेनॉल के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो इथेनॉल जो है ये होता है एक कलरलेस लिक्विड। अगर स्मेल की बात करें तो इसका स्मेल काफ़ी प्लेजेंट होता है, लेकिन इसका टेस्ट होता है बर्निंग। ये काफ़ी ज़्यादा वोलाटाइल होता है, यानी कि बड़ी आसानी से ये वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसका लो बॉइलिंग पॉइंट होता है अराउंड 78 डिग्री सेल्सियस, मतलब बहुत कम टेम्परेचर में ही ये क्या हो जाता है? वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, एंड दैट इज़ वाई आई सेड कि ये वोलाटाइल होता है। ये वाटर के मुकाबले काफ़ी लाइट होता है, एट द सेम टाइम ये वाटर के साथ बड़ी आसानी से मिक्स हो जाता है और सॉल्यूबल हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इथेनॉल के स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो इसमें होता है OH ग्रुप, और वाटर में तो हमें पता ही है H+ होता है, तो इस OH ग्रुप के होने की वजह से ये वाटर के साथ बड़ी आसानी से मिक्सअप हो जाता है। ये एक कोवेलेंट कंपाउंड है, इसका पूरा जो बॉन्डिंग इसमें है दैट इज कोवेलेंट बॉन्डिंग बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। साथ ही साथ ये न्यूट्रल नेचर का होता है, ना ही ये एसिडिक होता है और ना ही बेसिक। तो इसीलिए अगर हम इसके साथ लिटमस टेस्ट करें तो ना ही ये ब्लू लिटमस को रेड करता है और ना ही रेड को ब्लू, बिकॉज इट इज न्यूट्रल इन नेचर। जो अब हम पढ़ेंगे अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। तो शुरुआत अगर हम करते हैं लेट्स से ऑक्सीडेशन से। अब ऑक्सीडेशन हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, जहां पर हमने देखा था कि इथेनॉल को अगर हम एक सूटेबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट
दे दे तो ये इथेनॉल को ऑक्सीडाइज करके बना देगा इथेनोइक एसिड। किस तरह के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे कि KMnO4 या फिर K2Cr2O7। ठीक है। अच्छा, ऑक्सीडेशन के बाद अब सीधा चलते हैं हम लोग कंबशन की तरफ। कंबशन के बारे में भी हमने पहले डिस्कस किया है इन जनरल, लेकिन उसी में एक दो पॉइंट्स और ऐड करते चलेंगे। इसके अलावा रिएक्शन विद सोडियम मेटल, डिहाइड्रेशन रिएक्शन एंड रिएक्शन विद इथेनोइक एसिड। इथेनॉल के बाद जब हम इथेनोइक एसिड के बारे में डिस्कस करेंगे तो वहां पर हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। ठीक है, तो ये फिलहाल हमारा एजेंडा है टू कवर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। तो चलो भाई, सबसे पहले बात करेंगे कंबशन के बारे में। वैसे तो कंबशन के बारे में हमने काफी कुछ डिटेल में पहले ही कवर कर लिया है, लेकिन एक दो बातें अब यहां पे देख लेंगे इथेनॉल के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट, इथेनॉल जो है ये एक हाईली इनफ्लेमेबल लिक्विड है। हाईली इनफ्लेमेबल मतलब मौका मिलते ही फटाक से आग लग जाएगी, है ना। तो अब सोचने वाली बात यह है कि ये इतना ज्यादा इनफ्लेमेबल क्यों है। कंबशन में क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है, राइट, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, अब देखो इसका रिएक्शन देख लो, इथेनॉल का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, वाटर वेपर मिलता है, साथ में हीट और लाइट तो है ही, है ना। तो अब होता ये है कि इथेनॉल के स्ट्रक्चर को अगर आप देखो तो उस स्ट्रक्चर में भी ऑक्सीजन होता है, राइट। तो इसका मतलब जब हम इसका कंबशन करा रहे हैं, बाहर से ऑक्सीजन मिल ही रहा है, अंदर भी ऑक्सीजन है, तो मतलब ऑक्सीजन का एक्स्ट्रा सप्लाई है और उसी वजह से ये हाईली इनफ्लेमेबल होता है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि अच्छा ऐसा है, अच्छी बात है। अब दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आप इस रिएक्शन को बड़े ध्यान से देखो तो आप देखोगे कि इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हार्मलेस है, वाटर वेपर जो कि अगेन हार्मलेस है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इथेनॉल जो है ये एक क्लीन फ्यूल है, राइट। अब आप बोलोगे कि मैम अगर इतना ही क्लीन फ्यूल है तो कार में हम इथेनॉल ही यूज क्यों नहीं करते, हम गैसोलीन क्यों यूज करते हैं या फिर हम पेट्रोल क्यों यूज करते हैं। Well, that's an interesting question. And the answer to that is गैसोलीन के मुकाबले इथेनॉल का जो इग्निशन है, यानी कि इग्नाइट होने में इथेनॉल को थोड़ा ज़्यादा वक्त लगता है, या फिर आप कह सकते हो कि इसको इग्नाइट करना थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है गैसोलीन के मुकाबले। मोर ओवर, अगर हमें कार के अंदर या फिर व्हीकल्स के अंदर इथेनॉल एज अ फ्यूल यूज़ करना है तो उसके लिए जो हमारे ऑटोमोबाइल्स का जो इग्निशन सिस्टम है, राइट, जो इंजन का जो पूरा सिस्टम है, दैट विल नीड सम सॉर्ट ऑफ मॉडिफिकेशन। तो इसी वजह से हम इथेनॉल वहाँ पे यूज़ नहीं करते हैं। बट येस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट कि इथेनॉल इज डेफिनेटली अ क्लीन फ्यूल। तो चलो अब अगला रिएक्शन देखते हैं इथेनॉल का विथ सोडियम। तो बच्चों, जब इथेनॉल सोडियम के साथ रिएक्ट करता है तो ये बनाता है सोडियम इथॉक्साइड प्लस हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाता है और इधर क्या बनता है, सोडियम इथॉक्साइड। सोडियम इथॉक्साइड का फॉर्मूला याद नहीं रखना है, बहुत इजी है रिएक्शन याद रखना। इथेनॉल CH3CH2OH, ठीक है, प्लस Na। अब देखो ये इथेनॉल में से खाली हाइड्रोजन को हटा दो तो CH3CH2O और उधर से आ गया Na, राइट। तो CH3CH2O माइनस Na प्लस, ये हो गया सोडियम इथॉक्साइड। सिंपल था, रिएक्शन याद हो जाएगा। ओके, अब ये जो रिएक्शन है ना, दिस इज लाइक अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, क्योंकि इस रिएक्शन को हम इथेनॉल डिटेक्ट करने के टेस्ट के लिए भी यूज करते हैं। मतलब अगर आपके पास एक लिक्विड का सैंपल दिया हुआ है और आपको पूछा गया है कि बताओ ये इथेनॉल है या नहीं, तो उसको टेस्ट करने के लिए हम इस रिएक्शन का हेल्प लेते हैं। ठीक है, तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं सोडियम मेटल टेस्ट। मतलब हम क्या करेंगे, वो जो गिवन सैंपल होगा उसमें सोडियम ऐड कर देंगे। सोडियम ऐड कर देने से अगर हमें ब्रिस्क एफरवेसेंस मिलता है, देखो दो टफ वर्ड्स यूज किए मैंने क्योंकि ये वर्ड्स आपको अपनी टेक्स्ट बुक में देखने को मिलेगा। ब्रिस्क एफरवेसेंस, इसका मतलब क्या होता है, एफरवेसेंस का मतलब होता है जब कोई गैस रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ बबल्स, ऐसे बबल्स 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 होके ना, जब कोई गैस का रिलीज होता है दैट इज कॉल्ड ब्रिस्क एफरवेसेंस। ठीक है, तो अगर वो जो आपका सैंपल था ना लिक्विड का, उसमें अगर आपने सोडियम ऐड किया और अगर आपको ब्रिस्क एफरवेसेंस देखने को मिला, इसका मतलब क्या रिलीज हुआ, हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ। और अगर हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ, इसका मतलब ये जो सैंपल था ये किसका सैंपल था, ये इथेनॉल का सैंपल था,
राइट तो इस तरीके से हम इस रिएक्शन को सोडियम मेटल टेस्ट के तौर पे यूज कर सकते हैं टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल। प्यारे बच्चों, अगला रिएक्शन है डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन, इस वर्ड का मतलब क्या होता है? डिहाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर का रिमूवल। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, गर्मियों के दिनों में बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाती है, मतलब पानी की कमी हो जाती है, राइट। तो किसी भी सब्सटेंस से वाटर मॉलिक्यूल्स को हटाना, उसे हम कहते हैं डिहाइड्रेशन, ठीक है। इथेनॉल में डिहाइड्रेशन कैसे कर सकते हैं? अगर आप इथेनॉल को 443 केल्विन पे हीट करो विथ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो इसमें से वाटर हट जाता है। वाटर हट जाएगा तो क्या बनेगा? अब ध्यान से स्ट्रक्चर को देखो, CH3 CH2OH ये है। अब इधर वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन हट जाएगा, इधर वाले कार्बन से ये OH हट जाएगा, ठीक है। तो एक H और एक OH हट गया तो H2O हट गया, एक वाटर हट गया, तो बचा क्या? इधर CH2, इधर CH2, बीच में आ जाएगा क्या? डबल बॉन्ड, क्योंकि कार्बन को तो टोटल 4 बॉन्ड बनाने हैं 4 लोगों के साथ। अब यहाँ 3 लोगों के साथ बना रहा है तो बीच का बॉन्ड डबल बॉन्ड है ना। CH2 CH2 यानी कि ये क्या है? CH2 CH2 2 कार्बन वाला एल्कीन यानी कि इथीन। तो यानी कि इस पूरे रिएक्शन की कहानी क्या हुई कि अल्कोहल को जब हमने हीट किया एट 443 केल्विन विथ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो उसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, यानी कि उसका डिहाइड्रेशन हो गया और हमें क्या मिला? हमें मिला एल्कीन। तो बच्चों, इस कहानी से आपको क्या पता चलता है? कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे क्या है, किसकी तरह काम कर रहा है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह। एग्जैक्टली मतलब कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में दम है कि ये किसी एक गिवन सब्सटेंस से वाटर मॉलिक्यूल को खींच निकाले, है ना। तो इसलिए यहाँ पर ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। तो भाई, इथेनॉल के बारे में हमने इतनी सारी बातचीत करी, तो चलो लास्ट में ये ज़रूर जान लेते हैं कि इथेनॉल के यूजेस क्या क्या हैं। कुछ यूजेस तो मैंने ऑलरेडी पहले बता रखा है, जैसे कि ये अल्कोहलिक ड्रिंक्स के मैन्युफैक्चर में काम आता है, ये बहुत सारे मेडिसिन्स, कॉफ सिरप्स, एंटीसेप्टिक्स के मैन्युफैक्चर में भी काम आता है। इसके अलावा जैसे कि डाइज, पेंट्स, परफ्यूम्स, रबर, इन सब के मैन्युफैक्चर में भी इथेनॉल का एक अच्छा खासा रोल होता है। कार के फ्यूल्स में भी इथेनॉल का एप्लीकेशन पाया जाता है। इनफैक्ट मैंने एक बार और जिक्र किया था कि इथेनॉल जो है ये एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट होता है। इस वजह से बहुत सारी ऐसी चीजें जो पानी में डिसॉल्व नहीं होती है वो इथेनॉल में घुल मिल जाती है। बच्चों, जैसा कि हमने देखा कि इथेनॉल जो है ना, ये हमारे लिए एक बहुत ही कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है। इसके मेडिसिन, एंटीसेप्टिक्स, कॉफ सिरप्स, इस तरह के बहुत सारे और एप्लीकेशंस भी हैं। लेकिन चूंकि इथेनॉल अल्कोहलिक ड्रिंक का एक एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, इस वजह से कई बार इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज होता है, राइट। हम लोग देखते हैं कि लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, उससे क्या होता है? उन्हें नशा होता है, राइट। मतलब उन्हें ऐसी फीलिंग आती है कि जैसे ना वो एक नशे में है, उन्हें कुछ चीज़ों से मतलब नहीं होता है, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है वो ठीक से सोच नहीं पाते हैं, राइट। इनफैक्ट दैट इज़ द रीज़न बहुत बार ऐसा होता है कि लोग जब गम में होते हैं, दुख में होते हैं, दे एंड अप कंज्यूमिंग अ लॉट ऑफ अल्कोहल बिकॉज दैट हेल्प्स देम टू फॉरगेट अबाउट देयर वरीज, एटलीस्ट फॉर दैट मोमेंट, है ना। तो अब देखो होता क्या है, जब अल्कोहल को हम कंज्यूम करते हैं, राइट, तो इसका इम्पैक्ट होता है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, ठीक है। इसका इम्पैक्ट होता है हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म पे। तो ये हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को स्लो डाउन कर देता है, धीरे कर देता है। हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये क्या करता है? डिप्रेस कर देता है, उसको भी ये स्लो डाउन कर देता है। इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से हमारी विजिबिलिटी अनक्लियर हो जाती है, हमें ठीक से दिखाई नहीं दे रहा होता है। हमारा जो सोचने की हमारी जो क्षमता है वो इम्पैक्ट हो जाता है, हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं क्या सही है क्या गलत है, एक मेंटल कन्फ्यूजन चलता रहता है। कई बार लोगों को वॉमिटिंग होती रहती है, नींद सी आती रहती है, कोऑर्डिनेशन पे इम्पैक्ट हो जाता है, राइट, कि कैसे चल। इसीलिए आपने देखा होगा जब कोई आदमी दारू पिया हुआ होता है तो वो प्रॉपरली चल भी नहीं पाता है, बिकॉज ही इज नॉट एबल टू कोऑर्डिनेट अमंगस्ट हिज बॉडी पार्ट्स, राइट। तो इस तरह का इम्पैक्ट अल्कोहल का होता है हमारे बॉडी पर, राइट। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि अगर अल्कोहल को कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में, अगर कम क्वांटिटी में भी पिया जाए, दैट कैन इवन लीड टू डेथ ऑफ अ पर्सन। अगर डाइल्यूटेड फॉर्म में इसे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पिया जाए तो उससे भी हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं, राइट। तो इसी वजह से इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड एंड एडवाइजेबल टू स्टे अवे फ्रॉम अल्कोहल कंजम्पशन। अब दूसरी तरफ ये जो इथेनॉल है, इसका काम सिर्फ
अल्कोहल बनाना तो है नहीं, इसके और भी बहुत सारी यूजफुल एप्लीकेशंस है, जैसे कि ये एक बहुत अच्छा इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है। तो इस वजह से कि ताकि लोग अल्कोहल का मिसयूज ना कर सके कि भाई कहीं भी अल्कोहल दिखा तो उसको कंज्यूम करने के लिए यूज कर लो, ताकि लोग ऐसा ना कर सके, इस वजह से बहुत बार क्या किया जाता है कि अल्कोहल को डीनेचर कर दिया जाता है, जिसे हम कहते हैं डीनेचर्ड अल्कोहल। डीनेचर्ड अल्कोहल मतलब अल्कोहल के अंदर कुछ पॉइजनस चीज़ों को मिक्स कर दिया जाता है ताकि वो पॉइजनस बन जाए और लोग उसे ड्रिंक ना करें, या फिर इसके अंदर कुछ बहुत ही बैड टेस्टिंग सब्सटेंसेस ऐड कर दिए जाते हैं ताकि लोग उसे कंज्यूम ना करें। और इस तरह से अल्कोहल को डीनेचर कर दिया जाता है ताकि इस डीनेचर्ड अल्कोहल को हम बाकी पर्पसेस के लिए यूज कर सके। तो बच्चों, हमारा अगला कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट कंपाउंड और इस लेसन का आखिरी कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट कंपाउंड होने वाला है इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड बोले तो नाम से पता चल रहा है ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसीलिए इसके स्ट्रक्चर को अगर आप देखो तो इसमें COOH ग्रुप लगा हुआ है। नाम से पता चल रहा है इथेनोइक एसिड, यानी कि 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है ये, ठीक है। ओके, कॉमन तौर पे इसे एसिटिक एसिड भी कहा जाता है, तो ये इसका कॉमन नेम है। अब चूंकि मैं कह रही हूँ कि ये कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसका मतलब इसका एप्लीकेशन हमारे आसपास की चीज़ों में होता है। क्या आपको लगता है कि आपके घर में इथेनोइक एसिड हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। विनेगर, अगर आपके घर में विनेगर है इसका मतलब आपके घर में इथेनोइक एसिड है। तो विनेगर जो है ये बेसिकली इथेनोइक एसिड का सॉल्यूशन है इन वाटर। बेसिकली यू कैन से 5 to 8% ऑफ इथेनोइक एसिड इन वाटर, ये जो सॉल्यूशन है वही सॉल्यूशन विनेगर है। और हम सभी को पता है कि विनेगर को हम बहुत तरह के कुकिंग पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल पिकल्स को प्रिजर्व करने के लिए विनेगर यूज़ किया जाता है। बहुत बार नूडल्स, चाइनीज़ आइटम्स बनाने के लिए भी हम विनेगर का यूज़ करते हैं, राइट। तो बहुत बार मिल्क को कर्डल करने के लिए भी विनेगर यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से विनेगर के कई सारे एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। तो चलो तैयार हो इथेनोइक एसिड के बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़ने के लिए। चलो बच्चों, शुरुआत करेंगे हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड की। तो जो सबसे पहला केमिकल प्रॉपर्टी हम देखेंगे, जो सबसे पहला रिएक्शन देखेंगे, दैट इज एस्टरिफिकेशन। इनफैक्ट एस्टरिफिकेशन इन इटसेल्फ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। चलो देखते हैं क्या होता है इस रिएक्शन में। इनफैक्ट एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी जस्ट इसके पहले हम पढ़ रहे थे इथेनॉल, अभी हम पढ़ रहे हैं इथेनोइक एसिड। इनफैक्ट ये एक ऐसा रिएक्शन है जो इन दोनों के बीच में होता है। तो इथेनोइक एसिड और इथेनॉल जब दोनों रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिड कैटलिस्ट तो बनता है एस्टर। एस्टर क्या होता है? एस्टर एक क्लास ऑफ कंपाउंड्स होता है, एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, एक क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है जो स्वीट स्मेलिंग होता है। इनकी खुशबू बड़ी स्वीट होती है, इस वजह से इन्हें यूज़ किया जाता है इन मेकिंग परफ्यूम्स, ठीक है। और चूंकि इस रिएक्शन के दौरान एस्टर बनते हैं, इसीलिए इस रिएक्शन को हम कहते हैं एस्टरिफिकेशन, ठीक है। अब देखो रिएक्शन में एग्जैक्टली क्या हो रहा है। यहाँ पे है इथेनॉल, यहाँ पे है इथेनोइक एसिड। एक में से H हटा, दूसरे में से OH हटा, दोनों आपस में जुड़ गए तो बन गया इथाइल इथेनोएट, ठीक है। और साइड में निकल गया हमारा H2O, ठीक है। अब देखो ये एस्टर का जो स्ट्रक्चर है, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है, इनका जो नॉमेनक्लेचर है, इसके डिटेल में हम अभी नहीं जा रहे हैं। 11th-12th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप इन चीज़ों के बारे में एक एक पूरा चैप्टर पढ़ोगे तो इन डिटेल यू विल कवर एवरीथिंग, बट अभी के लिए इतना काफ़ी है। तो आप ये याद रख सकते हो, एस्टरिफिकेशन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें एस्टर बनता है फ्रॉम एन एसिड एंड एन अल्कोहल। तो बच्चों अब यहाँ पर दिमाग में आता है एक सवाल कि ये जो एस्टरिफिकेशन का रिएक्शन हमने अभी अभी देखा, जिसमें एक एसिड और एक अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट बना रहे थे एस्टर, क्या ये रिवर्स डायरेक्शन में होना पॉसिबल है? यानी कि क्या हम एस्टर से अल्कोहल और एसिड पा सकते हैं? बिल्कुल पा सकते हैं, बिल्कुल पा सकते हैं। कैसे? लॉजिकली सोचो, जब एसिड और अल्कोहल से हमें एस्टर पाना था तो हमने कैटलिस्ट के तौर पे एसिड यूज़ किया था। अब अगर उल्टे डायरेक्शन में जाना है तो बेस यूज़ कर लेंगे। बेसिकली अगर हम इसी एस्टर को रिएक्ट कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ अ बेस दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो हमें क्या मिल जाता है? अल्कोहल दैट इज इथेनॉल एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ इथेनोइक एसिड दैट इज सोडियम इथेनोएट या फिर सोडियम एसीटेट, जो भी आप इसे कह लो, क्योंकि इथेनोइक एसिड का कॉमन नेम एसिटिक एसिड होता है ना। तो अब ये जो रिएक्शन है, जो उल्टे डायरेक्शन वाला जो रिएक्शन है ना, ये भी अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका भी कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस है। कैसे? पता है, ये जो सोडियम इथेनोएट आपको मिला, व्हाट इज दिस?
What exactly is this? It is a sodium salt of carboxylic acid, आप बोलोगे, जो कि सही है, बट वो है क्या? हमारे आसपास की चीज़ों में से वो क्या है? दिस इज नथिंग बट सोप। सोप क्या होता है? सोप इज नथिंग बट सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, वही तो सोप होता है। तो इसका मतलब ये जो रिवर्स डायरेक्शन का रिएक्शन है, इससे बेसिकली हम क्या बना रहे हैं? हम सोप बना रहे हैं। इसीलिए इस रिएक्शन का नाम पड़ा सैपोनिफिकेशन, क्योंकि इस रिएक्शन के अंदर वी आर मेकिंग सोप्स या फिर वी आर मैन्युफैक्चरिंग सोप्स। तो चलो इथेनॉइक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज की कहानी को जारी रखते हुए अब देखते हैं हमारा अगला जो रिएक्शन है, दैट इज लिटमस टेस्ट। अब आप मुझे बताओ, ये मतलब इतना सरल सवाल है कि मुझे लगता है किसी को सोचने में भी टाइम नहीं लगेगा। अब नाम ही बता रही हूँ यार, इथेनॉइक एसिड है, ये एसिड है, तो लिटमस टेस्ट कैसा होगा? ये ऑब्वियसली ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करेगा, मतलब रेड में चेंज करेगा, क्योंकि ये एसिडिक नेचर का है, नाम में ही एसिड है। ठीक है, अगर इसके हम रिएक्शंस को देखें विथ कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स बोले तो जैसे एग्जांपल लेते हैं, लेट अस टॉक अबाउट सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, NaHCO3। तो ये कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ देखो इनका रिएक्शन कैसा होता है। इन केसेस में ये क्या बना देता है? सोडियम एसीटेट, साथ में CO2 प्लस H2O। अब इस रिएक्शन को ब्लाइंडली याद मत करो, लॉजिकली सोच के देखो हो क्या रहा है। हमारे पास क्या था? इथेनॉइक एसिड CH3COOH, यानी कि ये कैसे ब्रेक हो रहा है? माइंड में, तुम्हारे माइंड में कैसे ब्रेक हो रहा है? CH3COO माइनस H प्लस। ठीक है, अब ये CH3COO माइनस के साथ Na प्लस जुड़ जा रहा है, राइट? NH2CO3 या फिर NaHCO3 का जो Na प्लस है वो Na प्लस CH3COO माइनस के साथ जुड़ जा रहा है, और इसीलिए हमें मिल जा रहा है सोडियम एसीटेट। ठीक है, बचा क्या? बचा ये CO3 बचा या HCO3 बचा, बेसिकली कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बचा। वो लोग आपस में मिलजुल के बना ले रहे हैं CO2 और H2O। ठीक है, तो ये क्योंकि अभी एट दिस लेवल, अभी आप क्लास 10th में हो, तो इस लेवल पे रिएक्शन मैकेनिज्म्स जानने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर रिएक्शन को इस तरह से लॉजिकली पढ़ोगे ना, तो इट विल बिकम ईजियर फॉर यू टू रिमेंबर कि किस रिएक्शन में क्या बनता है। ठीक है, तो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के रिएक्शन समझ में आ गए? सुपर। अब अगला रिएक्शन हम लोग देखेंगे, रिएक्शन विथ बेस। बेस बोले तो जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसके साथ रिएक्शन होगा तो क्या होगा? अगेन ये मेरा सवाल है, क्योंकि आंसर बहुत आसान है। हम किसका रिएक्शन करा रहे हैं? इथेनॉइक एसिड का, यानी कि एसिड को हम बेस से रिएक्ट कराना चाह रहे हैं। एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं, उस रिएक्शन को क्या कहते हैं? हम क्लास 7 से पढ़ते आ रहे हैं, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। बता दो, एसिड और बेस जब एक साथ रिएक्ट करते हैं तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मतलब एसिड और बेस एक दूसरे के एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और बना देते हैं सॉल्ट। एग्जैक्टली, तो यहाँ पर भी वही होगा। जब हम इथेनॉइक एसिड को NaOH के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें मिलता है सॉल्ट, विच इज सोडियम इथेनॉइड, और साथ में मिल जाता है H2O। तो इस तरीके से होते हैं इथेनॉइक एसिड के केमिकल रिएक्शंस। तो भाई अब हमने केमिकल प्रॉपर्टीज देख ली है। बेस्ड ऑन जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज हमने अभी तक देखी है, क्या हम कुछ ऐसे टेस्ट्स निकाल सकते हैं, कुछ ऐसे केमिकल टेस्ट्स निकाल सकते हैं जो हमें इथेनॉइक एसिड को डिटेक्ट करने में मदद करे? मतलब अगर हमारे पास एक सैंपल दिया हुआ है, रैंडम सैंपल, अगर हमें बताना हो कि भाई बताओ ये इथेनॉइक एसिड है या नहीं है, तो उसको टेस्ट करने के लिए हम कौन से रिएक्शंस का यूज़ कर सकते हैं? तो यहाँ पर हम 2 टेस्ट देखेंगे, और दोनों टेस्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अभी अभी। तो पहला टेस्ट हमारा होगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। ये टेस्ट क्या कहता है कि अगर आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि NaHCO3 का एक्वस सॉल्यूशन लो और उसे अगर आप उस सैंपल के साथ रिएक्ट करवाओ, और अगर आपको वहां पे ब्रिस्क एफरवेसेंस मिलता है, ब्रिस्क एफरवेसेंस मतलब कोई गैस रिलीज हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ बबल्स, इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, इसका मतलब वो जो सैंपल है दैट इज इथेनॉइक एसिड। कैसे पता? अरे यार अभी तो बताया था, इथेनॉइक एसिड जब रिएक्ट करता है NaHCO3 के साथ यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, तो Na प्लस जो है वो CH3COO माइनस के साथ जुड़ के बना देता है सोडियम एसीटेट, और बच गया हुआ जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ये लोग बनाते हैं CO2 और H2O, और यही CO2 जब रिलीज होता है तो हमें देखने को मिलता है ब्रिस्क एफरवेसेंस।
ठीक है, तो ये हमारा पहला टेस्ट था। दूसरा टेस्ट क्या है? तो हमारा दूसरा टेस्ट है एस्टर टेस्ट। एस्टर टेस्ट का मतलब क्या है? जब हम इथेनॉइक एसिड को रिएक्ट कराते हैं इथेनॉल के साथ, अल्कोहल के साथ जब रिएक्ट कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ अ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, एसिड के प्रेजेंस में जब हम अल्कोहल के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें क्या मिलता है? एक स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस। अगर कोई ऐसी चीज निकल के आती है जिसकी खुशबू बड़ी ही स्वीट है, दैट मीन्स क्या बना? एस्टर बना। और अगर एस्टर बना इसका मतलब ही यही है कि जो सैंपल हमारे पास था दैट वाज नथिंग बट इथेनॉइक एसिड। तो इस तरीके से एस्टर टेस्ट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट के हेल्प से हम बता सकते हैं कि कोई भी एक गिवन सैंपल इथेनॉइक एसिड है या नहीं। तो बच्चों, इथेनॉइक एसिड के बारे में हमने इतनी सारी चीज़ें पढ़ी, तो चलो जाते जाते ये भी देख लें इथेनॉइक एसिड के यूजेस क्या क्या होते हैं। कुछ यूजेस तो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जैसे कि इथेनॉइक एसिड बहुत सारी चीज़ों के मैन्युफैक्चर में काम आता है, जैसे कि परफ्यूम्स बनाने के काम आता है। हमने खुद देखा इथेनॉइक एसिड से स्वीट स्मेलिंग एस्टर्स बन रहे थे, है कि नहीं? इसके अलावा डाइज, प्लास्टिक्स, आर्टिफिशियल फाइबर्स, इन सब को बनाने में भी इथेनॉइक एसिड काम आता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिसके बारे में हमने बिल्कुल शुरुआत में बताया था कि इथेनॉइक एसिड जो है ये एक प्रिजर्वेटिव की तरह यूज होता है इन द फॉर्म ऑफ विनेगर। तो भाई बच्चों, इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड के बारे में इतना डिटेल में पढ़ने के बाद चलो डाला जाए दिमाग पे थोड़ा जोर। देखते हैं एक सवाल। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपके सामने एक सैंपल है अल्कोहल का, दूसरा सैंपल है एसिड का, कौन से ऐसे टेस्ट्स हैं जो आप परफॉर्म करोगे ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन सा अल्कोहल है और कौन सा एसिड? तो बेस्ड ऑन जो भी रिएक्शंस अभी तक हमने पढ़े, द आंसर इज प्रिटी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। सबसे पहला टेस्ट हमारा होगा लिटमस टेस्ट, क्योंकि जो एसिड है वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करेगा, लेकिन जो अल्कोहल है वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, वो रिएक्ट ही नहीं करेगा, है ना? तो ये हो जाएगा हमारा पहला टेस्ट। दूसरा टेस्ट होगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट। हमने क्या देखा? जब हम एसिड को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें मिलता है सोडियम एसीटेट प्लस CO2 प्लस H2O। तो ये जो CO2 निकलता है ये कैसे निकलता है? ब्रिस्क एफरवेसेंस के साथ। तो यानी कि अगर हमें ब्रिस्क एफरवेसेंस मिल गया, इसका मतलब जो सैंपल था वो एसिड था, क्योंकि अल्कोहल ये रिएक्शन शो नहीं करता है। तो इस तरीके से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बिटवीन एन अल्कोहल एंड एन एसिड। गंदे कपड़े मैजिकली साफ हो जाते हैं, गंदे हाथ मैजिकली साफ हो जाते हैं, लेकिन मैजिक से साफ नहीं होते। किससे साफ होते हैं? सोप से साफ होते हैं। एग्जैक्टली। बट सोचने वाली बात ये है कि सोप हेल्प्स इन क्लीनिंग डर्ट, बट हाउ? ऐसा क्या होता है सोप में? तो प्यारे बच्चों, अगर हम सोप की बात करें केमिकली, तो सोप होते क्या हैं? ये सोडियम या फिर पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं। यानी कि लंबे चेन बोले तो ढेर सारे कार्बन एटम वाले जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उनके सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट्स होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखो, 17 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सोडियम सॉल्ट है दैट इज सोडियम स्टीयरेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ सोप। सिमिलरली 15 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सोडियम सॉल्ट है दैट इज सोडियम पामिटेट विच इज अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ अ सोप। ठीक है, तो ये होते हैं सोप जब हम इसे केमिकल एंगल से देखते हैं। भाई केमिकली ये क्या है? ठीक है ना? ओके, अब सोप बनते कैसे हैं? बाई अ रिएक्शन कॉल्ड सैपोनिफिकेशन। अब ये मत बताना कि मैंने सैपोनिफिकेशन पढ़ाया नहीं है। थोड़ी देर पहले ही जब हम केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हमने पढ़ा था सैपोनिफिकेशन। याद करो, दिमाग पे जोर डालो, क्या था सैपोनिफिकेशन? एस्टरिफिकेशन याद है, जिससे एस्टर बन रहा था, उसका एग्जैक्टली रिवर्स रिएक्शन। यानी कि सोप बनाने के लिए हमें चाहिए होगा एक एस्टर। एस्टर को जब हम एक बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं, जैसे कि NaOH, अब यहाँ पे हमने कौन सा एस्टर लिया है? हमने लिया है इथाइल इथेनॉएट। तो यहाँ पे हमने ना छोटा चेन लिया है, राइट? बट एक्चुअली जो एक्चुअल सोप फॉर्मिंग रिएक्शंस होते हैं उसमें लंबे लंबे कार्बन के चेन होते हैं, राइट? तो यहाँ पे हमने इथाइल इथेनॉएट लिया है, सिंपल रखा है ताकि आपको समझने में आसानी हो। इसको जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि एक बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं, हीट करते हैं, तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है अल्कोहल और साथ में हमें मिल जाता है सोडियम सॉल्ट ऑफ इथेनॉएट, राइट? या फिर सोडियम सॉल्ट ऑफ इथेनॉइक एसिड। अब इसी तरीके से यहाँ पर आप इस इथेनॉएट वाला ग्रुप को अगर आप एक लॉन्ग
लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड से रिप्लेस कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ अ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर पोटेशियम सॉल्ट ऑफ अ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, और वो हो जाएगा मेरा सोप। तो ये रिएक्शन देखने में जितना सिंपल लग रहा है, सोप बनाना इतना सिंपल तो नहीं होता है, इसमें और भी ढेर सारे प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, बट एट दिस लेवल आपके लिए इतनी जानकारी काफ़ी है। अगर हम सोप्स के नेचर की बात करें तो सोप्स बेसिक नेचर के होते हैं, यानी कि ये रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करते हैं। तो प्यारे बच्चे, चलो अब हम लोग ये देखेंगे कि एक सोप का वर्किंग होता कैसे है। ऐसा क्यों होता है कि जैसे ही हम सोप से एक गंदे कपड़े को रगड़ते हैं तो वो सारी गंदगी निकल जाती है। सोप ऐसा क्या मैजिक करता है? वेल, ये जो मैजिक सोप करता है, इसके पीछे छुपा हुआ है एक साइंस, छुपा हुआ है कुछ केमिकल रिएक्शंस, उसी को अभी हम लोग समझने वाले हैं। तो उससे भी पहले सबसे पहले शुरुआत करेंगे सोप के एक मॉलिक्यूल से। सोप के एक मॉलिक्यूल को अगर हम बड़े ध्यान से देखें तो वो कुछ इस तरह का दिखता है। देखो, एक सर है इसका और टेल है। सो दिस इज नॉट लिटरली हाउ इट लुक्स, बट ये इसका स्ट्रक्चर है जिसके हेल्प से हम इसे समझेंगे। तो सोप के मॉलिक्यूल की सबसे मज़ेदार बात ये होती है कि इसके दोनों एंड्स के जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिफरेंट है। मतलब उसका एक एंड एक तरीके से बिहेव करता है और दूसरा एंड दूसरे तरीके से। मज़ेदार है ना? तो इस स्ट्रक्चर को अगर आप देखो तो एक एंड जो इसका है, जो इसका ये हेड है, लेट्स से जो सर्कुलर एंड है उसे मैं हेड कहती हूँ, ये एंड इसका होता है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या होता है? फिलिक, फिलिया, इस वर्ड का मतलब होता है प्यार, मोहब्बत, अट्रैक्शन, राइट। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग, हाइड्रो वाटर के लिए और फिलिक मतलब लविंग, वाटर लविंग है ये वाला एंड। इसका जो हेड वाला रीजन है उसे वाटर पसंद है, तो जहां भी वाटर दिखेगा वो वहां जाके चिपक जाएगा। लेकिन इसका जो दूसरा एंड है दैट इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर। फोबिया मतलब डर, यानी कि वाटर से डर, उसे वाटर से डर लगता है, यानी कि वो वाटर से दूर भागेगा, राइट। इसीलिए मैंने कहा ये सबसे इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है सोप के मॉलिक्यूल की कि इसका एक एंड को वाटर पसंद है, दूसरे एंड को वाटर बिल्कुल पसंद नहीं है। और इसी प्रॉपर्टी की वजह से एक्चुअली सोप जो है सारी गंदगी हटा पाता है। कैसे, वही समझेंगे अभी। अब देखो होता क्या है, जब भी आपको कपड़े धोने होते हैं, ड्यूरिंग वॉशिंग क्लोथ्स व्हाट डू यू डू, जो भी गंदा कपड़ा है उसको आप यूं पानी में डाल देते हो या फिर उसके ऊपर पानी तो डालते ही हो, राइट, एंड देन आप उसको सोप से घिसना शुरू करते हो। अब देखो ये जो गंदगी होती है, जो डर्ट होती है, वो बेसिकली क्या होती है? ग्रीस, ऑयल, यही सब चीज़ें होती है। यानी कि ये जो गंदगी होती है ये वाटर तो डेफिनेटली नहीं होती है, राइट, ये वाटर नहीं होती है। अब देखो सोप का मॉलिक्यूल क्या करेगा। अब सोप के मॉलिक्यूल का जो हाइड्रोफोबिक एंड है उसे तो वाटर पसंद ही नहीं है, तो उसे जैसे ही ये ऑयल, ग्रीस, इस तरह की चीज़ें दिखेंगी वो उसके पास जाके चिपक जाएगा। तो लेट अस से कि ये एक डर्ट का पार्टिकल है, मतलब ये एक ऑयली पार्टिकल है। अब क्या होगा, मेरा जो सोप के मॉलिक्यूल का जो हाइड्रोफोबिक एंड है वो जाके इसके पास यूं चिपक जाएगा, एक और आएगा वो यूं चिपक जाएगा, एक और यूं, एक और यूं, एक और यूं, ऐसे करके देखो इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बना लेगा। मतलब उस डर्ट को उसने चारों तरफ से सोप के मॉलिक्यूल्स ने घेर लिया, ठीक है। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात कि ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बनता है उसमें एक मज़ेदार बात आपने देखी कि जो हाइड्रोफोबिक एंड है ना वो सारा का सारा अंदर है, वो सारा का सारा अंदर है, और बाहर की तरफ क्या है? बाहर की तरफ है हाइड्रोफिलिक एंड, राइट। बाहर की तरफ हर तरफ हाइड्रोफिलिक एंड है। यानी कि ये जो पूरा जो फूल जैसा एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, वैसे इसे फूल जैसा स्ट्रक्चर नहीं कहते, इस फूल जैसे स्ट्रक्चर को कहते हैं माइसेल, ठीक है। तो इसे कहते हैं, इस प्रोसेस को, ये इन माइसेल्स के बनने के प्रोसेस को हम कहते हैं माइसेल फॉर्मेशन, ठीक है। अब ये जो माइसेल है इसको अब अगर आप बाहर से देखो तो ये कैसा दिख रहा है? बाहर इसका क्या है? पूरा का पूरा हाइड्रोफिलिक है बाहर, राइट। इसका मतलब अब ये जो पूरा एक माइसेल बन गया ये बाहर की तरफ से वाटर के साथ जुड़ा हुआ रहेगा, राइट। अब बहुत लॉजिकली सोचो, बहुत सिंपल है ये प्रोसेस। मतलब इसने डर्ट को देखा, जहां भी डर्ट देखा, डर्ट को यूं चारों तरफ से घेर लिया, ठीक है। अब जो बाहर के एंड से वो हाइड्रोफिलिक है तो ये वाटर के साथ में निकल गया वहां से, यानी कि गंदगी जो है बाल्टी में पानी में से निकल गया,
राइट। तो ये तो मैंने बहुत ही बेसिक वे में समझाया, बट अभी हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो यहाँ तक सबको क्लियर है माइसेल फॉर्मेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट, ये जो माइसेल्स होते हैं, ऐसा एक नहीं, ऐसे बहुत सारे माइसेल्स बनते हैं, ठीक है। अब ये जो माइसेल्स होते हैं, इनकी ये प्रॉपर्टी होती है कि ये एक दूसरे के साथ जुड़ के हेवी बन के नीचे इकट्ठा नहीं होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये कोलॉइड्स की तरह वैसे ही एग्जिस्ट करते हैं, वो पानी के अंदर ना वो मतलब माइसेल सारे यूं 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 एग्जिस्ट करते रहते हैं, ठीक है। अब जब आप कपड़े धोते हो, मान लो जब आप हाथ से कपड़े धोते हो, तो आपने देखा होगा कि क्या करते हो आप जब हाथ से कपड़े धोते हो, बस उसमें यूं साबुन लगा के छोड़ देते हो क्या प्यार से? नहीं, साबुन लगाने के बाद आप उसे घिसते हो, रगड़ते हो। कभी तो आपने देखा होगा ऐसे ऐसे ना वो पाटा से उसको पीटते भी हैं ऐसे करके, राइट। सो व्हाई डू वी डू ऑल ऑफ दैट? इनफैक्ट अगर आप कपड़े वॉशिंग मशीन में धोते हो तो आप देखोगे कि वो ना यूं 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 उसमें ना उसको एजिटेट करता रहता है, उसको घुमाते रहता है। तो ये सारी चीज़ें हम क्यों करते हैं? ये सारी चीज़ें हम इसलिए करते हैं ताकि ये जितने भी माइसेल्स अंदर बने हैं वो सारे माइसेल्स कपड़ों से अलग हो जाए, कपड़ों से सेपरेट आउट हो जाए। क्योंकि एंड ऑफ द डे हमें क्या चाहिए कि गंदगी कपड़े से अलग होना है। जैसे ही गंदगी कपड़े से अलग हो गया तो कपड़ा साफ हो गया मेरा, तो मेरा कपड़ा धोने का पर्पस सॉल्व हो गया, है कि नहीं? तो ये जब एजिटेशन होती है, चाहे हम उसे घुमाते हैं, चाहे पीटते हैं, चाहे रगड़ते हैं, ड्यूरिंग दैट टाइम ये सारे माइसेल्स जो हैं वो कपड़ों से बाहर आ जाते हैं, ठीक। कपड़ों से जैसे ही बाहर आ गए तो कहाँ जाएंगे? और बाकी तरफ क्या है? पानी ही तो है। और इन माइसेल्स के आउटर रीजन में क्या है? आउटर एंड्स क्या है? माइसेल पूरा बाहर की तरफ से हाइड्रोफिलिक है, तो पानी के साथ इसकी दोस्ती यारी तो चलती है, और इसी तरह ये पानी के साथ रिमूव हो जाता है, ठीक है। बात यहाँ तक क्लियर हुई? बात क्लियर हुई? सो एग्जैक्टली दिस इज हाउ सोप हेल्प्स इन क्लीनिंग, ठीक। क्लियर हो गया? ग्रेट। इनफैक्ट एक और इंटरेस्टिंग चीज अगर आपने कभी ऑब्जर्व करी हो तो, कि सोप का जो सॉल्यूशन होता है ना उसका अपीयरेंस थोड़ा क्लाउडी सा होता है, राइट। वो देखने में थोड़ा जैसे एक साफ पानी है और एक सोप के साथ मिला हुआ पानी है, वो थोड़ा सा क्लाउडी जैसा दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि सोप को जैसे ही आप पानी में डालते हो और ये जो माइसेल फॉर्मेशन होता है, ये माइसेल्स जो होते हैं ना ये काफ़ी मतलब साइज वाइज दे आर लार्ज इनफ कि वो लाइट को स्कैटर कर सके। चूंकि ये लाइट को स्कैटर करते हैं इसीलिए हमें वो क्लाउडी वाला वो एक स्लाइट ब्लूइश सा अपीयरेंस आने लगता है, ठीक है। तो चलो बच्चों, इसी तरीके से आई थिंक वी आर गुड टू गो विथ सोप कैसे काम करता है, ये आई एम श्योर सभी को समझ में आ गया होगा। अब भाई ये तो हमें समझ में आ गया कि सोप किस तरीके से कपड़े धोने में मदद करता है, कपड़ों को साफ करता है, गंदगी कैसे निकालता है। लेकिन ऐसा देखा गया है कि सोप जो है इज नॉट सूटेबल इन वॉशिंग इन हार्ड वाटर। अब आप बोलोगे कि मैम पानी तो पानी होता है, वाटर तो वाटर होता है, अब ये हार्ड वाटर कहाँ से आ गया? हार्ड वाटर मतलब वाटर बड़ा हार्ड होता होगा क्या? नॉट रियली। सो बेसिकली बच्चों यहाँ पर हम दो तरह के वाटर की बात करेंगे। एक वाटर वो जिसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स बहुत ज़्यादा एक्सेस में पाए जाते हैं। ऐसे तो पानी में काफ़ी सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, लेकिन अगर किसी पानी में कैल्शियम मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स बहुत ज़्यादा एक्सेस क्वांटिटी में प्रेजेंट हो तो उस पानी को हम कहते हैं हार्ड वाटर। एंड लेट मी टेल यू, ये जो मिनरल्स हैं इनका एक्सेस में प्रेजेंट होना इज़ नॉट रियली गुड फॉर अस, इट इज़ काइंड ऑफ हार्मफुल फॉर आवर बॉडी, ठीक है। दूसरी तरफ सॉफ्ट वाटर क्या होगा? समझ ही गए होंगे, जहां पर एक्सेस में ये कैल्शियम मैग्नीशियम जैसे आयंस नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो यानी कि सॉफ्ट वाटर हमारे लिए बेहतर है। अगर आप कपड़े धोने की बात करो तो उसमें भी सॉफ्ट वाटर बेटर होता है। अगर आप मतलब खुद के बेदिंग पर्पसेस के लिए भी हम यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने ये शिकायत बहुत लोगों से सुनी होगी कि मैं ना वहाँ पे इस नए जगह पे गई और वहाँ का पानी मुझे सूट नहीं किया, मेरे बाल झड़ने लग गए। तो बहुत बार बहुत से जगहों का जो वाटर होता है दैट इज़ हार्ड वाटर। तो हार्ड वाटर में क्या होता है? इट इज़ नॉट गुड फॉर योर हेयर, इट इज़ नॉट गुड फॉर योर बॉडी, इट इज़ नॉट गुड फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस। तो इसीलिए बहुत से जगहों पे वाटर सॉफ्टनर लगाया जाता है जो हार्ड वाटर में से एक्सेस कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस को हटा के उसे सॉफ्ट बनाता है, ठीक है। अच्छा, अब वापस आते हैं सोप के डिस्कशन में। अब सोप के साथ एक चक्कर है कि हार्ड वाटर अगर हो तो सोप वहाँ पे काम नहीं करता है, यानी कि आप साबुन घिसते रहो घिसते रहो घिसते रहो घिसते रहो, आपको झाग मिलेगा ही नहीं। क्या ऐसा कभी हुआ है आपके साथ कभी कभी कि कहीं मतलब कोई भी दूसरी जगह पे गए हो या जो भी है, उस पानी में ना आप साबुन घिसे जा रहे हो घिसे जा रहे हो घिसे ही जा रहे हो, लेकिन झाग आ ही नहीं रहा है?
होता है ऐसा? तो ऐसा इसी वजह से होता है। अब हमारा अगला सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है कि हार्ड वाटर में सोप काम नहीं करता है? तो बच्चों, हमने पहले ही देखा था कि सोप क्या होते हैं। सोप होते हैं सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, अब जब सोप को हम हार्ड वाटर में डालते हैं तो हार्ड वाटर में क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस बहुत ज़्यादा होते हैं। इस वजह से क्या होता है कि ये कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस जो हैं ये सोप के सोडियम आयंस को रिप्लेस कर देते हैं और उनकी जगह ले लेते हैं। तो एज अ रिजल्ट ये जो रिएक्शन जो होता है इसकी वजह से एक इनसॉल्यूबल सब्सटेंस फॉर्म होता है जिसे हम कहते हैं स्कम। ठीक है, स्कम क्या होता है? जब आप, जैसे कि मैंने बताया, हार्ड वाटर में अगर आप सोप को घिसते रहते हो, आप देखते हो झाग नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे आप घिसते रहोगे एक तो बहुत सारा सोप वेस्ट होता रहेगा उस प्रोसेस में, साथ ही साथ आप देखोगे कि एक ना काइंड ऑफ यू कैन से डर्टी सी, इनसॉल्यूबल, स्लाइमी सी एक कुछ लेयर टाइप की बन रही है जिसे हम कहते हैं स्कम। तो ये लेयर क्यों बनती है, ये स्कम फॉर्मेशन क्यों होती है, अभी आपको समझ में आई कि कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस जो हार्ड वाटर में है वो सोप के सोडियम आयंस को रिप्लेस करके उसकी जगह ले लेते हैं, और इस चीज़ के बनने की वजह से तो जो ये नई जो चीज़ बनती है दैट इज़ नथिंग बट स्कम। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे सामने आ गया एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट कि भाई अगर हार्ड वाटर है जो कि बहुत से जगहों पे हैं तो वहां पे कपड़े हम कैसे धोएं, क्योंकि सोप तो वहां काम ही नहीं करेगा, राइट? तो फिर क्या किया जाए? तो यहीं पर एंट्री होती है हमारे अगले हीरो की, विच इज डिटर्जेंट। तो भाई अगला सवाल यही आता है कि डिटर्जेंट्स होते क्या हैं? तो डिटर्जेंट्स को आप कह सकते हो सोपलेस सोप। सोपलेस सोप मतलब ये सोप की तरह बिहेव तो करते हैं बट केमिकल कॉम्पोजिशन वाइज ये सोप की तरह नहीं होते हैं। जैसे कि सोप क्या होते थे, जैसे कि सोडियम स्टीयरेट, सोडियम पामिटेट, ये सारे सोप होते थे विच वेर सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन जब हम डिटर्जेंट के केमिकल कॉम्पोजिशन को देखते हैं तो ये जनरली अमोनियम सॉल्ट्स होते हैं या फिर सल्फोनेटेड सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं। ठीक है, तो डिटर्जेंट की अगर आप एग्जाम्पल की बात करो तो आज के दिन में डिटर्जेंट्स बहुत वाइडली यूज होते हैं फॉर वॉशिंग पर्पसेस, क्योंकि इनका यही एडवांटेज है कि भाई चाहे सॉफ्ट वाटर हो या हार्ड वाटर हो हम हर जगह काम करते हैं, है ना? तो आपके घर में अगर टाइड, सर्फ एक्सेल, रिन जैसे डिटर्जेंट यूज होते हैं, इनफैक्ट डिटर्जेंट के भी आजकल बार आने लग गए हैं, है ना? तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं डिटर्जेंट्स के। इनकी सबसे खास बात यही होती है कि जब हम इन्हें हार्ड वाटर में भी वॉशिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं तो वहां पर स्कम फॉर्मेशन नहीं होता है। तो प्यारे बच्चों, अब जब हमने सोप और डिटर्जेंट के बारे में इतना कुछ इतने डिटेल में डिस्कस कर ही लिया है तो चलो एक बार फटाफट से एक कंपैरिजन या फिर कह लो एक रिकैप हो जाए। चलो देखें सोप वर्सेस डिटर्जेंट। सोप की अगर हम बात करें केमिकल कॉम्पोजिशन की तो ये होते हैं सोडियम या फिर पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरी तरफ यानी कि इसके ग्रुप को अगर आप देखो तो इसमें होता है CH3COO- Na+, क्योंकि ये सोडियम सॉल्ट होते हैं, है ना? दूसरी तरफ अगर बात करें डिटर्जेंट की तो ये होते हैं अमोनियम या फिर सल्फोनेटेड सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इसीलिए इनके केस में आपको SO3, SO4 जैसे सल्फोनेटेड ग्रुप्स हमें दिखते हैं। अगर बात करें इनके प्रॉपर्टीज़ की तो जो सोप होता है ये हार्ड वाटर में वॉशिंग के काम नहीं आता है, दूसरी तरफ डिटर्जेंट हार्ड वाटर में भी मस्त काम करता है। अगर हम इनके क्लीनिंग स्ट्रेंथ की बात करें तो सोप जो है वो रिलेटिवली वीकर क्लींजिंग एजेंट होते हैं, दूसरी तरफ डिटर्जेंट्स जो है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लीनिंग एजेंट्स होते हैं।
अगर कि ये नेचर के लिए कितने अच्छे या बुरे हैं उसकी अगर हम बात करें तो सोप्स आर बायोडिग्रेडेबल, यानी कि ये अपने यूज़ होने के बाद नेचर को किसी तरह का हार्म नहीं पहुंचाते हैं, ये पूरी तरीके से डिकम्पोज हो जाते हैं। दूसरी तरफ डिटर्जेंट्स जो हैं, कुछ डिटर्जेंट्स बायोडिग्रेडेबल होते हैं लेकिन कुछ नॉन बायोडिग्रेडेबल भी होते हैं। तो बच्चा पार्टी, इसी के साथ हम आ पहुंचे हैं इस वीडियो के एंड तक, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आपने ये पूरा वीडियो मेरे साथ अभी तक देखा है तो क्लास 10th केमिस्ट्री कार्बन एंड कंपाउंड्स के पूरे सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स हो चुके होंगे क्रिस्टल क्लियर। और अगर ऐसा हुआ है तो आपको क्या करना है, कमेंट्स में लिख के बताना है कि कॉन्सेप्ट हुआ क्रिस्टल क्लियर। और मैं बहुत ही जल्द एक और वीडियो लेके आती हूँ, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग, जिसे पढ़ने में मज़ा आ जाएगा। सो तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय।